Just give me a minute. Mm, all right. So you let me know if my screen is my screen clearly visible to you people around there? जी, आप ऑडिबल भी हैं एंड विजिबल भी हैं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, नहीं, बट यू वी नॉट मेरी एबल टू सी एनी काइंड ऑफ स्लाइड। अच्छा वो स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हैं आपको? हाँ, स्लाइड आई शेयर नहीं आई हो रही मेरी। अच्छा, मैं अपनी तरफ से स्लाइड्स पढ़ने बैठा हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, गिव मी 1 मिनट इफ आई कैन मेक देम प्रेजेंटेबल। एक्चुअली ना, जब मुझे मोहसिन ने रीच आउट किया विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, बच्चे अक्सर मुझे क्वेश्चन ये कर रहे थे कि मुनीब भाई हम कौन सा रिसर्च का टॉपिक चूज करें, हम अगर स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप हमें मिले हमारी रिसर्च की बेस पे। दैट्स वेरी ऑफन कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई रिसर्च करते हो, उसके बाद आपको based on those work of research that you have done in your bachelor's, आपको मास्टर्स या पीएचडी की स्कॉलरशिप ऑफर होती है। That type of research is altogether different. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च को सुनने आए हुए हैं कि हम उस रिसर्च में किस तरह एक्सेल कर सकते हैं। सो जस्ट अ स्पॉइलर इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस सेशन दैट वी वॉन्ट बी एबल टू टॉक मच अबाउट दैट रिसर्च, कि हम एक वो जो आप एक टॉपिक लेते हो, उस पर पूरा रिसर्च पेपर लिखते हो, फिर किसी जर्नल पे जाके उसको जो है वो पब्लिश करते हो। सो दैट्स नॉट that's not going to be the part of much discussion today. लेकिन मैं बहुत क्लियरली पहले सेग्रीगेट करूंगा कि मैं जिस सेटअप में काम कर रहा हूं, एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, वहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। हम ऑन ग्राउंड क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। वो हम किस तरह करते हैं, और जो रिसर्च की आप बात कर रहे हो वो रिसर्च, व्हाट्स दैट रिसर्च सेटअप? So if the screen is visible, do let me know once again. Um, is that visible? जी मनी भाई, विजिबल है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, वी कैन सी इट। Okay. Abhi, how do I? So is it working? Slideshow चल रहा है आगे? Is it going on? मैंने जी अभी जी मनी I भाई। am on my third slide. Is it working there? Mohsin? Uh, जी मनी भाई, विजिबल है। okay. I just wanted to make it sure. हम यहाँ से start करेंगे what is clinical research really is. देखें, क्लिनिकल रिसर्च में 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। एक थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। एक क्लिनिकल रिसर्च होती है राइटिंग अ रिसर्च पेपर, जिसको सुनने के लिए आज मोस्टली लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक होती है कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, जिस पर मैं आज बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन वो बच्चे जो इस एस्पेक्ट को सुनने के लिए आए हैं, मैं पहले ये क्लैरिटी कर दूं कि व्हाट दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज। और ये जो रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च, राइटिंग अ रिसर्च पेपर, आप एक टॉपिक लेते हो, उस टॉपिक पे लिटरेचर पढ़ते हो, उसके बाद थोड़ा सा आप उसमें इफ इट्स अबाउट, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर बहुत से बच्चे यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, तो जिस तरह आप अपनी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी की रिसर्च जो है प्रोजेक्ट्स करते हो, that is the type of clinical research this writing a research paper is. But actually conducting a clinical trial is altogether a very different thing. So this is the clinical research. जब हम क्लिनिकल, आप जिस क्लिनिकल रिसर्च की बात कर रहे हो ना, उसमें हम लोग एनालाइजिंग इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, स्टडिंग पेशेंट आउटकम्स, ये वाले वो सारे काम है जो आप उसमें कर रहे होते हो। आप न्यू पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग जो डाटा सेट्स होते हैं यानी लिटरेचर को रिव्यू करते हो, पढ़ते हो। ये है वो कंप्लीट list of activities that you do actually during your clinical research. So first of all, आप एक टॉपिक चूज करते हो, उसकी बैकग्राउंड लिटरेचर रीड करते हो, एक रिसर्च क्वेश्चन यानी हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, एंड it's all like by the till the very end of this process you have a complete research paper in your hand. In your hand you have this type of research paper. Is my screen visible? Can you see this? Bitter macrolides, antibiotics, palatability issues and their possible solutions. Is it जी जी visible? बिल्कुल। All right. जी जी So इसमें you see, जो क्लिनिकल रिसर्च के बारे में आप आज पूछने की नियत से बैठे हो ना, मेजॉरिटी ऑफ यू स्टूडेंट्स, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ रिसर्च। ये वाली जो रिसर्च है ना, ये होती है सिंगल बंदे करने वाली। आप अकेले हो, आप किसी ग्रुप में हो, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आप पीएचडी के स्टूडेंट हो। एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर उजमा जफर हैं, शी इज द PhD student
who is doing PhD with Dr. Amjad Hussain, one of the professors of Punjab University. उन्होंने ये काम किया है कि जो मैक्रोलाइड्स होते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन फॉर एग्जांपल, उसके टेस्ट को किस तरह मास्क करना है। उन्होंने इस पे पहले लिटरेचर पढ़ा, उन्होंने देखा कि इस तरह का पहले कोई काम नहीं हुआ हुआ। उन्होंने फिर अपनी मेथोडोलॉजी यहाँ पर एक्सप्लेन की कि मैंने क्या मेथड यूज करके इस को कंप्लीट किया है, इस वाली रिसर्च को मैंने कंडक्ट किया है। फिर उसके बाद ही एक्सप्लेन्ड हर एनालिसिस, फिर डिस्कशन, कंक्लूजन। दिस इज द फाइनल रिसर्च पेपर that a PhD or master's student comes up with. Like, this is the type of research that most of you might have a concern with. But I want talk on detail about this, कि आप कौन से जर्नल से रिसर्च पेपर्स को पढ़कर इस तरह के पेपर्स पब्लिश कर सकते हो। बिकॉज मेरे नजदीक एक साल में ऑलमोस्ट हमारे पास फार्मडी कोई 10-12 हजार बच्चे तो ग्रेजुएट होते होंगे ऑल ओवर पंजाब, और वो 10-12 हजार बच्चे ही लाजमन हर सूरत अपना क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट जरूर करते हैं। लेकिन उनमें से आई डोंट बिलीव कि 1% भी पेपर जो है वो पब्लिश होता होगा, और बेस्ड ऑन दैट पब्लिश पेपर वो आगे उसको प्रेजेंट कर सकते होंगे। नो मैटर अब्दुल मुनीब ने कोई 10-12 साल लगा के इस तरह का कोई काम किया है, जो मतलब आई हैव मेड ऑल ऑफ दिस हैपेंड, बट इफ इट इज नॉट पब्लिश्ड तो इस सारे का कोई फायदा नहीं है। मैं अब आपको जिस चीज पे लेके जाने लगा हूं ना, जिस क्लिनिकल ट्रायल की मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं, उससे पहले वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जस्ट अ हिंट अबाउट दिस टाइप ऑफ रिसर्च फॉर दोज हु। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि कुछ बच्चे स्पेशली इस तरह की क्लिनिकल रिसर्च के बारे में सुनने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। वी हैड ऑलमोस्ट 300 registrations and I guess we have almost 100 people who have joined here for this. Actually, आप में से एक बच्चे का सवाल ये था कि अगर हमें इस तरह की क्लिनिकल रिसर्च करनी है, जिस तरह की रिसर्च मैंने अभी आपको छोटा सा ब्रीफली इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, तो हम टॉपिक्स कहाँ से लेकर आए, रादर देन लुकिंग इनटू गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर इज द वेरी प्लेटफॉर्म जहां से आप ये अपने रिसर्च पेपर्स उठाते हो, उन्हें पब्लिश करते हो, पढ़ते हो। रादर देन दैट, जो नोवेलिटी है, यानी जो नए टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स पर आप लोग काम कर सकते हो, उसके लिए आई वुड स्ट्रांगली प्रेफर यू पीपल टू फॉलो गुड पेजेस, जो अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, हाशिम अलगेली, इफ यू आर नोटिंग इट ऑल डाउन, हाशिम अलगेली इज वन ऑफ द पर्सनल ऑन इंस्टाग्राम जो बहुत सारे नोवेल आइडियाज लेकर आ रहे हैं, राइट? तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप कोई भी टॉपिक पिक करो, उस टॉपिक पर आप थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करो, और वो बच्चे जो इस पाथ को फॉलो करते हुए अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो ये कुछ चीजें नोट डाउन कर लें जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आपने अभी तक अपना GRE अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना था और मैंने GRE नहीं किया हुआ था, और जब मुझे रियलाइज हुआ कि एक अच्छी स्कॉलरशिप अटेन करने के लिए GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम, ये ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम जिस तरह IELTS होता है, TOEFL होता है फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम GRE एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा टेस्ट है जो हर रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट फ्रॉम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से लेकर एक लोकल इंटरनेशनल स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस टेस्ट की स्कोरिंग को बड़ा कंसिडर करते हैं। आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप जिस तरह IDP है, IDP एक बॉडी है जो IELTS का टेस्ट कंडक्ट कराती है, इसी तरह आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द बॉडी जो GRE का टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो वो GRE का टेस्ट लेते हैं, उसमें आपकी स्कोरिंग आती है, और उस स्कोरिंग की बेस पर आपके जो है ना स्कॉलरशिप आपको मिलती है इन डिफरेंट हायर इंस्टीट्यूट्स। तो ये GRE को जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने GRE खोला, आई माई सेल्फ पर्सनली एम वेरी गुड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स मेरे बड़े अच्छे हैं, साइंटिफिक से मुराद जो मैंने अपना एकेडेमिया पढ़ा है। लेकिन जब मैंने GRE खोल के देखा तो आई वाज रियली ब्लोन अवे विद द लेवल ऑफ टफनेस इट हैड। सो GRE इज अ टफ एग्जाम। अगर आप अपने 3rd-4th ईयर में हो और आप इंटरनेशनली स्टडी टारगेट करना चाहते हो, तो GRE अटेम्प्ट करना और GRE में मैक्सिमम स्कोर करना आपकी हिट लिस्ट पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, मैं ग्रेजुएट हो चुका था और मेरी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन डेडलाइंस थी अप्रैल-मई तक, और मुझे मार्च में आके पता चल रहा है कि मुझे GRE भी देना चाहिए। और जब मैंने GRE के पेपर्स खोल के देखे, पहले तो GRE की ना बुक्स रैंडमली इस तरह अवेलेबल नहीं होती, मैं काजल लाइब्रेरी गया, वहां जाकर मैंने GRE की बुक्स खोली, उनको स्टडी किया, और जब मैंने रियलाइज किया कि ये तो भाई काफी लंबा काम है, तो 6 महीने कम से कम तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मैंने GRE अटेम्प्ट नहीं किया और मैंने ऑल टुगेदर ऐसे ही
काफी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है ना वो एप्लीकेशन कर दी, और खैर मैं इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सका बिकॉज माई GRE वाज नॉट टेकन। और जिस भी अच्छी यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप देनी है, दे आस्क फॉर टू थिंग्स, आपका GRE है, कितना स्कोर है, आपका कोई पहले रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, GRE करना इज इम्पोर्टेंट, रिसर्च करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंश्योर कराना इंपॉर्टेंट है कि जो रिसर्च आप कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, वो लाजमी पब्लिश हो। Another important step, some research background, आपका बैकग्राउंड थोड़ा रिसर्च वाला हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो एक रिसर्च बैकग्राउंड के साथ आगे जाना चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पर, अपने बैचलर्स लेवल पर कुछ रिसर्च करते हैं और उसकी बेस पर हम मास्टर्स PhD की स्कॉलरशिप को हिट करना चाहते हैं। उसके लिए ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई रियली वांट यू वांट टू नोट डाउन, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप फाइल करते हो तो आपको वो ऐसी रैंडमली एक्सेप्ट नहीं कर लेते। आपका GRE देख लिया, आपकी रिसर्च देख ली, एंड दे जस्ट लेट यू इन। दे डू एन इंटरव्यू विद प्रोफेसर्स, विद अदर एकेडमिक स्टाफ। जो एकेडेमिया का स्टाफ होता है वो आपका इंटरव्यू करता है। द मोर फ्लुएंट यू आर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, द बेटर चांसेस यू क्रिएट फॉर अ बेटर एक्सेप्टेंस इन अ बेटर यूनिवर्सिटी। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये इस कदर एसेंशियल येट वेरी अंडररेटेड, इस स्किल को हम बहुत अंडररेट करते हैं। और लेकिन ये जितना एसेंशियल है, आपने पाकिस्तान में रहना है, आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपने कॉर्पोरेट जॉब करनी है, आपने फार्मेसी सेटअप कहीं भी जाना है, कम्युनिकेशन इज द की। यू हैव टू इंश्योर दैट आप उर्दू में कम्युनिकेट करो, इंग्लिश में करो, पंजाबी में करो, आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करो और बी द पर्सन who is really talking to one, और अगले बंदे को वाकई आपकी बात सुनकर समझ आ रही है आप कहना क्या चाह रहे हो। जिसको अपने आप थॉट प्रोसेस अपने मुंह से बताना आ रहा है ना, वो बंदा बादशाह है, एंड ही कैन डू एनीथिंग। थोड़ी थ्योरेटिकल रिसर्च करें अकेले में। आप अगर आप BS के स्टूडेंट हो, आप खुद से, जो मैंने अभी आपको ये पीछे ये पूरा एक सेटअप दिखाया है ना, इस तरह के सेटअप को करने के लिए, कोई इस तरह की थ्योरेटिकल रिसर्च करने के लिए आप अकेले ही काफी हो। आप अकेले इस सारे प्रोसेस को कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि आपको तरीका नहीं आता, आप अपने यूनिवर्सिटी के टीचर के साथ जुड़ जाओ। खैर वो इतने वेले नहीं होते, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको टाइम भी दें, सिखाएं, और फिर आप ना सीखो तो उनका टाइम वेस्ट होता है। आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी मास्टर्स या PhD स्टूडेंट के साथ लग जाओ। अगर आप एक सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप ऐसी रैंडमली किसी सीनियर के पास से गुजरो, सलाम दुआ करो, उनसे कहो आप किस चीज पर काम कर रहे हैं। जी मैं तो इस चीज पर काम कर रहा हूँ। आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उन्हें कहो कि आप मुझे रिसर्च पेपर रीड करने के लिए दो, मैं रीडिंग करके आऊंगा, मैं ये, मतलब आप विलिंगनेस शो करो। तो मास्टर्स PhD के स्टूडेंट्स हो आपकी यूनिवर्सिटी में या अदर देन योर यूनिवर्सिटी, आप कैदर यूनिवर्सिटी से हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी किसी PhD स्टूडेंट को रीच आउट करो कि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और यू आर वर्किंग ऑन दिस, आई वांट टू वर्क विद यू एंड लेट्स वर्क टुगेदर। आप फ्री में सीख भी जाओगे, उस बंदे की हेल्प भी हो जाएगी। प्रोबेबली आज आप एक पेपर के 4th सिग्नेटरी हो, यानी आपका नेम पेपर में बहुत नीचे है, आप कल को 2nd सिग्नेटरी, 1st सिग्नेटरी बन सकते हो उस पेपर के। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि उसने, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डिड नॉट वांट टू टेक दिस पाथ ऑफ रिसर्च, मुझे ये एकेडमिक रिसर्च पर्सनली पसंद नहीं थी। तो अगर आपको पसंद है, इफ यू वांट प्रोसीड एकेडमिकली, मुझे PhD करने का भी खास तौर पे ज़ाती तौर पे कोई शौक नहीं है, तो इसलिए आई डिड नॉट चूज दिस पाथ। बट पीपल राइट नाउ, आई रियली एडमायर दो स्टूडेंट्स जो अभी अपने 3rd 4th ईयर में हैं और वो दे आर हेड टूवर्ड्स कि मैंने PhD करनी है और मैंने PhD भी इस टॉपिक में करनी है। आई सैल्यूट दोस पीपल एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू कनेक्ट योरसेल्फ विद टीचर्स, MS PhD स्टूडेंट्स, लर्न फ्रॉम देम फॉर फ्री एंड देन डू द रिसर्च अलोन योरसेल्फ। जो होता है ना जर्नल जिसमें आप अपना पेपर पब्लिश करते हो, वो फ्री में नहीं होता, उसमें पैसे लगते हैं। तो हो सकता है आप एक फ्री में किसी का काम कर दो, उनसे कोई आप पैसे ना लो, आपका उस जर्नल में नाम आ जाए, आप कोई 5, 10, 15 हजार की कंट्रीब्यूशन कर दो उस जर्नल में छापने के लिए। फॉर एग्जांपल 1.5 लाख लग रहा है एक जर्नल में छाप, मतलब जो है ना वो शाया करने के लिए एक पेपर, तो 1 लाख कोई दे रहा है, 20 कोई दे रहा है, 10 को, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। You find out your own grounds and possibilities to make things happen. आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको पढ़कर थकना नहीं चाहिए। आप मुझे बस ये बता दें कि मेरी आवाज आ रही है और मैं नजर आ रहा हूँ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, बिकॉज आई एम थिंक आई एम जस्ट कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग। जी बस मुझे आपने, जी ठीक हो गया आपने, और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है ना? मेरी स्क्रीन विजिबल है? ऑल राइट। सो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मेक श्योर योर रीडिंग स्किल्स आर गुड। आप अगर
देखो, आपने एक रिसर्च करनी है, आप गूगल स्कॉलर पे गए हो, आपने पहला आर्टिकल खोला है, उसका एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ के आप थक गए हो, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट प्रोसीड विद इट। आपके पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप एक सीट पर, टेबल पर बैठ के कम से कम इन वन गो 3-4 रिसर्च पेपर्स अगर इजीली आप गो थ्रू कर लेते हो, दैट्स गुड, यू आर मेड फॉर रिसर्च। देन अगर आपको लगता है कि एक जगह बैठ के एक पेज रीड करके आप अवाजार हो जाते हो, देन यू नीड टू फोर्स योरसेल्फ टू थिंक, क्योंकि यू नो वी हैव न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो चीज आप फ्रीक्वेंटली करोगे आपको वो चीज करनी आसान लगेगी। तो you just find out your ways and you need to sound like a scientist। आपको पता हो कि एक रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट से लेके कंक्लूजन किस तरह लिखना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे डिजाइन करनी है, ऑल ऑफ दैट। सो अभी तक जितनी मैंने बातें की वो उन बच्चों के लिए थी। अगर इस सारे प्रोसेस से मुतालिक अभी भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो जरूर अपने साथ नोट डाउन करके रखें। ये वाली स्लाइड्स मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा ताकि जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे आप तक वो एक्सेसिबल हो और आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकें। अच्छा, तो इसके इस पूरे प्रीवियस एस्पेक्ट से मुतालिक आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आई विल टेक योर क्वेश्चन इन द एंड ऑफ दिस सेशन। अभी हम बात करेंगे आज के मेन एस्पेक्ट पर। मेरा ख्याल है हम आज के मेन एस्पेक्ट पर आते आते हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले ही लगा दिया। आई विल जस्ट ट्राई टू रैप इट ऑल अप इन 10 मिनट्स, जो मैंने आपको पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स का एक आइडिया देना है, फिर वील गेट बैक टू वन ऑन वन क्वेश्चंस। आपको मैंने वो पीछे एक पूरे 20 लिस्ट दिखाई थी, ये 20 स्किल्स की, ये 20 टास्क की जो आप एक क्लिनिकल रिसर्च पेपर लिखते हुए करते हो। जब आपने क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं ना, आप में से मेरा ख्याल है क्लिनिकल ट्रायल्स फार्म डी में फाइनल ईयर में सब बच्चे पढ़ते हैं। फाइनल ईयर से पहले के जो बच्चे हैं या जो अदर देन फार्म डी ग्रेजुएट्स भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स से साफ साफ ये मुराद है कि एक हमारे पास दवाई है। मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में बात करूंगा, क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के साथ एग्जांपल देकर इसको कंटिन्यू करूंगा कि हमारे पास फाइजर एक बहुत मशहूर जमाना कंपनी है, उसने एक नई दवाई बनाई है जो आपके आर्थराइटिस को एक खुराक में ठीक कर देगी। डॉक्टर वही है जिसकी पहली खुराक से आराम आए, हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो एक खुराक खाएंगे और आपका टैबलेट लें, आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। ये उसका दावा है फाइजर का कि मेरी इस दवाई से ये सब कुछ हो सकता है। तो अब जब हम वो मेडिसिन लेंगे, तो उसके बाद आई एम सॉरी, आई जस्ट हैड टू कट दैट ऑफ, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हाँ, एक पिल है जिसके बारे में जो मैन्युफैक्चरर है वो ये क्लेम कर रहा है कि इस पिल से ये इम्पैक्ट आ सकता है। अब हम वो पिल लेकर 1000 पेशेंट्स तक जाएंगे और उन 1000 पेशेंट्स को हम वो पिल ट्राई करवाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ही उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। सिंपल जुबान में मैंने आपको क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में कोई भी पेशेंट ऐसे मुंह उठा के कहेगा जी आए मुझ पर आप एक्सपेरिमेंट कर लें? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। और अक्सर लोगों को लगता होगा कि अगर पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं तो वो बड़े ही कोई अनफेयर ट्रायल्स हो रहे होंगे, ऐसे ही रैंडमली किसी भी जाहिल पेशेंट्स को। अक्सर पेशेंट्स यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं होते और उनकी जो इलिटरेसी है उसका फायदा उठाकर ऐसा हो सकता है कि हेल्थ केयर के जो लोग हैं वो उसका फायदा उठाएं और उनको किसी भी उल्टे सीधे इलाज का उन पर एक्सपेरिमेंट कर लें। नो, नॉट एट ऑल, दिस नेवर हैपेंस लाइक दिस। वी हैव ड्रैप हियर, हमारे पास ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट है क्लिनिकल ट्रायल्स के मामले में। बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मैं आपको लाहौर के मोटे मोटे इदारे गिना लूं, सर्विसेज इंस्टीट्यूट, वहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। मियो हॉस्पिटल, वहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स का मैं खुद जारी तौर पर हिस्सा रह चुका हूं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। छोटी सी मिसाल, हमारे पास एक कैंसर की दवाई आती है, एक कैंसर की ऐसी 4th टाइम रिलैप्स कैंसर है, मिसाल दे रहा हूँ, पेशेंट है, उसको कैंसर हुआ, ठीक हो गया, फिर कैंसर हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर कैंसर हुआ, फिर ठीक हो गया। अब चौथी मर्तबा जब उस पेशेंट को कैंसर हुआ ना, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। एक स्पॉन्सर है, एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने 2 दवाइयों को मिक्स करके एक दवाई बनाई और उसने कहा कि इस पेशेंट को ये दवाई दोगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये उसका हाइपोथेसिस है। अब हमने मेयो हॉस्पिटल में रहते हुए बहुत सारे पेशेंट्स को उस कॉम्बिनेशन से ट्रीट किया, पेशेंट्स ठीक हुए। लाइक दिस इज हाउ इट हैपेंस। मेयो हॉस्पिटल में ट्रायल्स चल रहे हैं। PKLI is not a government institute, I guess. Correct me if I'm not right. PKLI में इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहां पर इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो
क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे बैकग्राउंड के बाद आई विल कम बैक टू अच्छा मोहसिन, अगर आपने मुझे कोई बात कहनी हो ना तो आप मुझे डायरेक्ट कह दीजिएगा कि मुनीब भाई जरा जल्दी कर लें, टाइम नहीं है एंड ऑल दैट, बिकॉज अब ये ऑल आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी इज माय स्क्रीन एंड आई कैन नॉट सी एनी कमेंट और एनीथिंग अराउंड। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स का मैं आपको क्या है? अरे प्लीज कंटिन्यू, आई विल लेट यू नो आफ्टर दैट। ओके ओके ओके। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल के सेटअप में ना 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होती है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो कंपनी है जो दवाई बना रही है, जो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के पैसे दे रही है। सीआरओ, सीआरओ इज क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ, वो कंपनी जिसमें आप लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है। ये वो कंपनी है जो नेशनली भी काम कर रही है, इंटरनेशनल बहुत सारे, लोकल और इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे हमारे पास सीआरओज हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में फुली फंक्शनल हैं। धड़ाधड़ जो है वो रिक्रूटमेंट्स हो रही है IMS से, और जो बच्चे और जो लोग आज क्लिनिकल ट्रायल्स में एंटर हो रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के सेटअप में, मैं हैरान था जब मैंने लास्ट टाइम अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के जूनियर्स के साथ एक ये सेशन किया कि क्लिनिकल ट्रायल्स में मैं काम कर रहा हूँ और मेयो हॉस्पिटल और फलाने हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। बच्चे हैरान हो गए कि मुनीब भाई, हमने तो समझा कि ये ट्रायल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली होते हैं और या तो इंटरनेशनल होते होंगे, हमने कभी नहीं सोचा कि क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में भी हो रहे होंगे। और मैं हैरान हो गया कि बच्चे आर सो अनअवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग हैपनिंग। सो थैंक्स टू HCCF, HCCF ही है ना, हाँ, HCCF फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस सेशन, जिसमें आप लोगों को आइडिया हो कि पाकिस्तान में एक मार्केट है जिसमें फार्मासिस्ट जिस तरह जप्फी डाल के लोग मिलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के तमाम तर रोल्स उन पे फार्मासिस्ट इस तरह फिट बैठते हैं। और मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में जो मेन लीड कर रहा है वो ड्रैप कर रहा है, और ड्रैप इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता है कि स्पॉन्सर हो, सीआरओ हो या क्लिनिकल ट्रायल साइट हो, यहाँ पर जितने फार्मेसी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के बच्चे रिक्रूटेड होते हैं वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बिकॉज हम लोग हैं जिनको ड्रग की एफिकेसी के बारे में मैक्सिमम नॉलेज है, या ड्रग हैंडलिंग का हमें सबसे ज्यादा आइडिया होता है। स्पॉन्सर वो इदारा है जिसकी दवाई है जो पैसा लगा रहा है, वो नेशनली पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर। मैं फाइजर की मिसाल दूंगा, वन सेकेंड, वेरी फेमस कंपनी। फाइजर पाकिस्तान के बाहर एक नई दवाई बनाती है। फाइजर चाहती है कि वो पाकिस्तान में अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स करे। पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों करे? क्योंकि पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर जो रेगुलेटरी फीस है, पेशेंट को जो पैसे देते हैं हम ट्रायल के, और जो यहाँ पर लोगों की फीस है वो काफी कम होती है, बहुत मिनिमल कॉस्ट करते हैं। यही ट्रायल अगर यूएस में होगा तो इसकी कॉस्ट आएगी $1 लाख फॉर एग्जाम्पल, और पाकिस्तान में वो आपका $20,000 में हो जाएगा। 80% तक आपकी कॉस्ट रिडक्शन आ सकती है। इसलिए पाकिस्तान में इंटरनेशनली क्लाइंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, और जो सीआरओज हैं उनका बिजनेस बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं। जिस तरह सीआरओज का बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, सीआरओज अपनी रिक्रूटमेंट एक्सपैंड करती हैं और बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूट करती हैं और उसमें ऐड करती हैं। अब आपने इसमें रहकर काम क्या करना होता है, आई विल गेट बैक टू दैट एज वेल। सीआरओ जो होती हैं वो क्लिनिकल ट्रायल साइट्स यानी हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल ट्रायल साइट यानी वो हॉस्पिटल, वो जगह जहां पर पेशेंट आता है, पेशेंट दवाई लगवाता है और पेशेंट गोज बैक। और जब हम पेशेंट को दवाई लगाते हैं तो हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं। दैट्स अ वेरी वन लाइनर। अगर आप चैट जीपीटी पर जाते हो या किसी भी ट्रस्टेड क्लॉड हो गया, किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर जाकर क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स की सारी डिटेल्स को पढ़ते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी में आइडिया होगा। नहीं होता, अगर बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट बैक करते हैं HCCF के प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हमें मजीद इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है, इस आस्पेक्ट को जानना है, तो वी कैन हैव सेशन वंस अगेन इंशाल्लाह। आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल। अच्छा, इसमें हमारे पास जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, स्पॉन्सर होता है, मैंने आपको बताया स्पॉन्सर कौन है, सीआरओ कौन है, आगे मैं सीआरओ को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। हॉस्पिटल एंड ट्रायल साइट्स जहां पर पेशेंट आता है, पेशेंट को दवाई लगती है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, स्टडी कोऑर्डिनेटर है, पेशेंट्स हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मिलकर। अच्छा, ये स्लाइड जो है, इस स्लाइड में मैंने आपके लिए खजाना रखा है कि स्पॉन्सर फाइजर है, मर्क है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, GSK है, उसमें ये वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेडिकल अफेयर एसोसिएट, मेडिकल साइंस लाइजॉन, क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लिनिकल ऑपरेशन मैनेजर, मेडिकल मॉनिटर, ये वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक फार्मासिस्ट प्ले कर सकता है। सीआरओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये वो सारे रोल्स हैं। सीआरए, सीनियर सीआरए, लीड सीआरए, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लिनिकल साइंटिस्ट, ड्रग सेफ्टी साइंटिस्ट,
भरमार है। मैं कह रहा हूँ वो लोग हाथ जोड़ के फार्मासिस्ट की डिमांड कर रहे हैं कि ड्रग सेफ्टी साइंटिस्ट में, फार्माको विजिलेंस ऑफिसर्स में हमें फार्मेसी ग्रेजुएट्स चाहिए। सो फार्मेसी ग्रेजुएट्स आर इन रियली हाई डिमांड इन दिस वेरी सेटअप। क्लिनिकल ट्रायल साइट, आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां पे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग सर्विस फार्मासिस्ट, ये मैंने यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन की हुई है। ये वो सारे रोल हैं, ये एक वर्ड नहीं है, ये पूरा एक रोल है जो इन तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन तीनों स्टेक होल्डर्स में आपके पास ये वाले जो रोल्स हैं वो अवेलेबल हैं, और इन पोस्ट पे फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं। अभी हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। आई विल जस्ट ट्राई टू कीप इट एज फास्ट एज पॉसिबल। व्हाट इज सीआरओ? आई हैव टोल्ड। अच्छा, अब सीआरओ क्या है? एक बाहर से एक स्पॉन्सर है, उनके पास एक ड्रग है, वो ड्रग को पाकिस्तान में ट्रायल करना चाहते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें, जो कि वो मोस्टली नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब मैं आपको हर एक सवाल का जो है ना क्विक आंसर देता रहूंगा, क्योंकि जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे ना हम इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दवाई अगर सिर्फ एक ही अस्पताल में ट्रायल हो रही है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है स्पॉन्सर और हॉस्पिटल का कोई आपस में बायसनेस हो, कोई ऐसा उनका मफाद हो जिसकी बेस पे वो शायद पेशेंट्स को हार्म कर सकते हैं, पेशेंट के राइट और पेशेंट की सेफ्टी स्टेक पे आ सकती है। इसलिए हमारा रूल है, इस चीज को ड्रैप इंस्पेक्ट करती है कि जब कोई स्पॉन्सर बाहर से पाकिस्तान में किसी ड्रग को टेस्ट या ट्रायल करने के लिए ला रहा है तो वो एक से ज्यादा साइट्स पर होना चाहिए। यानी अगर एक ट्रायल चल रहा है म्यो साइट पे, तो वो पीकेएलआई पर भी हो, नेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, आगा खान, मतलब डिफरेंट एटलीस्ट 2 से 3 ऐसी साइट्स होनी चाहिए जहां पर वो ट्रायल इस वक्त कंडक्ट हो रहा हो, ताकि किसी किस्म की बायसनेस ना हो। अब जो सीआरओ है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम स्पॉन्सर को बाहर से पकड़ते हैं। स्पॉन्सर इतने अच्छे नहीं होते, मुंह उठा के दरवाजा खड़काते हैं, जी लाएं पाकिस्तान वाले हमारे ट्रायल कर लें। हमें उन्हें कैच करना पड़ता है कि पाकिस्तान में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, पेशेंट्स हैं इस बीमारियों के, अगर आपके पास ये बीमारियों का इलाज है और इस बीमारियों का इलाज आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है, तो आप आए पाकिस्तान में इलाज करें। फिर सीआरओ वाले जो है वो हॉस्पिटल को कॉन्टेक्ट करते हैं, हमारे पास इस बीमारी का इलाज है, क्या आपके पास इस बीमारी वाले पेशेंट्स हैं? आपको पता होगा जो बच्चे ये सारा क्लिनिकल रिसर्च और प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है कि अगर पेशेंट में ये सब कुछ है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे, अगर पेशेंट में ये मसाइल हैं तो हम उसको इस स्टडी से एक्सक्लूड कर देंगे। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो ये हो गया स्पॉन्सर जिसने दवाई बनाई और दवाई भेजी, सीआरओ जो स्पॉन्सर और साइट के दरमियान एक लाइजॉन है, राइट? तो ये वो सारे रूल्स हैं मेजरली जो आप सीआरओ में बैठ के परफॉर्म कर सकते हो। सीआरए, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ये वो मेन पर्सनल है जो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करता है। अब यहां पर इन दिस पॉइंट इन टाइम में क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने का आपको मतलब समझा दूं क्या है। क्लिनिकल रिसर्च मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दी, वो क्या है। क्लिनिकल ट्रायल इज एक्चुअली आपके पास दवाई आती है, वो दवाई ऐसे ही आ जाती है? नो, इट डजंट कम दैट वे। आप जब स्पॉन्सर वहां से दवाई डिस्पैच करता है तो उसकी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस होने से लेकर दवाई पेशेंट को एडमिनिस्टर हो जाने तक हर तरह की स्पॉन्सर साइट कोऑर्डिनेशन जो है वो सीआरए ने इंश्योर करनी है कि स्पॉन्सर से दवाई आ गई, एयरपोर्ट पे पहुंच गई, एयरपोर्ट से यहाँ पर स्टोर हो गई, इस जगह पर इतनी देर के लिए इतनी दवाई इस कंडीशन पर स्टोर्ड पड़ी हुई है, ये सारी डॉक्यूमेंट। और जब हम एक क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो क्लिनिकल ट्रायल ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाता, हमें चाहिए ड्रैप से अप्रूवल। अगर हमारी इस स्टडी को, ये हमारे पास एक स्टडी है, इस स्टडी को एथिकली और मॉरली अगर ड्रैप अप्रूव करता है, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करती है, एक हॉस्पिटल की लोकल आईआरबी, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या एथिकल रिव्यू कमेटी, ये वो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट कर लें, लिख लें आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन। those who are really interested to get into this setup of CRO, clinical trials। अच्छा, आप लोगों की तलाक के लिए एक छोटी सी बात पहले कह दूं कि दिस इज वेरी हाई रिवॉर्डिंग, बहुत वैसा है माशाल्लाह, बहुत नोट है। मतलब वो लोग जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी फील्ड में जाके बैठ गए हैं, इनमें से किसी भी फील्ड में काम सीख गए हैं और काम कर रहे हैं और अच्छी कंपनीज में लगे हुए हैं, तो वो तो भाई डॉलर्स छाप रहे हैं यहाँ बैठ के माशाल्लाह। हमारे पास
ढेरों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि हमारे फार्मडी ग्रेजुएट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के 2021-22 के ग्रेजुएट्स जिन्होंने 2-3 साल लगा के अपना मार्केट में इंडस्ट्री में नाम बनाया, आज वो माशाल्लाह आराम से 3-4 हजार डॉलर पाकिस्तान में रिमोट जॉब करके घर बैठ के अर्न कर रहे हैं। 3-4 हजार डॉलर का मेरा ख्याल है मतलब 10 से 11 लाख रुपया, 10 से 11 लाख मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में फार्मडी ग्रेजुएशन के बाद, फार्मडी ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 साल के एक्सपीरियंस से आपको 10-12 लाख कहीं भी नहीं मिलता। आप एक इंडस्ट्री में जाएं, वहां पर 15 साल लगाकर मैनेजरियल पोस्ट पर हैं तो शायद आपकी तनख्वाह 5-6 लाख बनती है, 7-8 लाख तक जाती है। तो दैट्स जस्ट अ रफ एस्टिमेशन, मैं कुछ ओवर कमिट नहीं करूंगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भी करियर स्टार्ट किया है, वो 50-60-70 हजार से करियर स्टार्ट करके समझते हैं कि हम सही जगह पर नहीं है, वी शुड हमें थोड़ा बेहतर करना चाहिए। जितना आपको काम आएगा, काम आने से मुराद ये है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यू गो एंड सर्च इट आउट ऑन सोशल मीडिया, ऑन ChatGPT, ऑन क्लॉड। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, मेडिकल राइटर, क्लिनिकल डाटा मैनेजर, बायोस्टैटिस्टिशियन। वो बच्चे जो स्टैट्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो फार्मडी करने के बाद बायोस्टैटिस्टिकल का काम सीख कर विदाउट एनी डिग्री और एनीथिंग वो they can get into this as well. Project manager, अन्य पैसे से मुराद काम थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, like it's a little stressful work, लेकिन ये है कि you earn good, एक टाइम पे आप 4-4 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, that's about your management skill ना। जिस तरह आज ये HCCF के प्लेटफॉर्म से बच्चे आए हुए हैं और उन्होंने एक छोटा सा सेमिनार 100-150 लोगों का अरेंज किया है, तो ये छोटा सा एक स्टेप है। अब ये बच्चे जब कल को बड़े बड़े इवेंट्स मैनेज कर रहे होंगे तो that will give them innate ability to manage things। एक पर्सनल एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसने ऑलमोस्ट 15 से 20 CRA को मैनेज करना है कि वो काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उनके काम में कोई खराबी तो नहीं, उनको काम उन्होंने सारा चेक करना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स लीड द होल प्रोजेक्ट, और मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट, ये वो सारे करियर पाथ हैं जो आप चूज कर सकते हो। तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट ये काम करता है, ये इधर स्लाइड में मेंशन है। एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर ये काम करता है। फार्माकोविजिलेंस पर्सनल क्या करता है? डिटेक्ट, assess, prevent drug adverse reactions, adverse events, serious adverse events, ये सारी चीजें जो हैं ये फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर ने करनी होती हैं। अब इस काम की आप इंपॉर्टेंस को समझें, किस कदर इंपॉर्टेंट काम है। आपने एक ऐसी दवाई है जिसकी अभी तक एफिकेसी का पता नहीं है, स्पॉन्सर ने एक दवाई बनाई और उसका कहना यह है कि इस दवाई से उम्मीद है आर्थराइटिस का इलाज हो जाएगा। कंफर्मेशन नहीं है, इस दवाई से इलाज भी हो सकता है और इस दवाई से कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एनाफिलेक्टिक शॉक आ जाए, एक दवाई जिसने आपने घुटने ठीक करने थे आप अटैक करवा के बैठ गए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आप लोग इसकी सेफ्टी रिपोर्टिंग करें। तो ये सेफ्टी रिपोर्टिंग कौन करता है? ये सेफ्टी रिपोर्टिंग CRA करता है, और सेफ्टी रिपोर्टिंग की सारी इन्विजिलेशन जो है ये फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर करता है इस फील्ड में। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अभी तक आप लोगों को शायद यही आइडिया हो कि हमारे पास फार्मेसी से निकलने के बाद या तो हम अस्पताल चले जाएंगे, वहां जाकर हमें 40,000 मिल जाए, बड़ी बात है, तो या तो हम फार्मेसी पे खड़े हो जाएंगे रिटेल में। और विदाउट एक्सपीरियंस वहां पे जो मैट्रिक पास बच्चे होते हैं ना, वो मैट्रिक पास बच्चे जब हमसे ज्यादा फ्लुएंटली एक प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर रहे होते हैं ना, तो हमें शर्मिंदगी भी हो रही होती है, और उनके इक्वलेंट सैलरी लेके ना हमें मजीद शर्मिंदगी हो रही होती है कि हार्डली वी आर बीइंग पेड 50,000, हम 8 से 10 घंटे जॉब कर रहे हैं और वहां पर सिर्फ हम इस तरह कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कुर्सी पे बैठ के हम एक रजिस्टर पे साइन कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी आर डूइंग इन पाकिस्तान रिटेल सेटअप। कुछ होंगे बहुत शाहजो नादर किस्म के ऐसे फार्मेसी सेटअप्स पाकिस्तान में रिटेल जो कि वाकई फार्मेसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। मैंने तो आज तक ऐसा कभी विटनेस नहीं किया कि मैं किसी फार्मेसी पे गया हूं तो मुझे किसी प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस करते हुए किसी फार्मासिस्ट ने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी हो, मेरे साथ ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। तो अगर आप लोग पर्सनली पाकिस्तान के सेटअप में चेंज करना चाहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेस पे, तो 100 बिस्मिल्लाह आप लोग जरूर जाएं। लेकिन जो मर्द हजरात है ना हमारी कम्युनिटी के, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स। अब 5 साल एक मेडिकल डिग्री के साथ ग्रेजुएट होने के बाद जब हम अपने घर वालों को ये बताते हैं ना कि हमें 35,000 पे सैलरी पे नौकरी मिली है, तो वो हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए एट द सेम टाइम एक शर्मिंदगी का मकाम होता है। तो हो ये सकता है कि पाकिस्तान में जिस तरह बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, कल को ये सेटअप भी चेंज हो कि मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरीज फॉर अ फार्मासिस्ट और फार्मेसी पर्सनल शुड बी नॉट लेस देन 90,000। जिस तरह डॉक्टर्स के लिए गवर्नमेंट सेटअप में एक सेट क्राइटेरिया है कि इससे नीचे हम जो है ना सैलरी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो
मतलब कहने का सिर्फ मकसद ये है कि पेशेंट सेफ्टी, व्हाई यू शुड चूज फार्माकोविजिलेंस। रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप घर बैठे बैठे स्पॉन्सर ने रिपोर्ट किया कि जी इस दवाई से ये मसला आ गया, आपने सिर्फ इतना करना है, इस एक जो मसला रिपोर्ट हुआ है इस मसले को आपने आगे जाके 4-5 और रेगुलेटरी बॉडीज को रिपोर्ट कर देना है, और उनका जो जवाब आएगा उसको आपने आगे कहीं पोस्ट कर देना है। दैट्स ऑल ईमेल करस्पॉन्डेंसेस दैट यू हैव टू डू। कुछ फॉर्म्स फिल करने हैं, लेकिन बहुत विजिलेंसी से करने वाला काम है। सीखने को फार्मेसी ग्रेजुएट, जब आप ग्रेजुएशन कर लें 3-4 महीने में आप ये काम सीखें और आप करते 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 आप एक फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर बन जाएं, एंड दैट्स अ रियली वेल पेड जॉब। I'd like to can we take a break for like can we take a break for like 5 minutes for जी जी, अब अजान हो गई है, 3 मिनट में 5 मिनट तक शुरू करते हैं, इट्स फाइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वंस अगेन। मेरे यहाँ तो अजान हो गई है, अब आपके यहाँ अगर हो रही है तो आपके भी यहाँ पे मैंने सुन ली है, तो इसलिए आपको माफ है। आई विल जस्ट स्टार्ट द प्रेजेंटेशन अगेन फ्रॉम देयर। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? जी जी, विजिबल है, स्क्रीन पे ओके विजिबल है, आप भी विजिबल है। ओके, अब आई एम ऑन माय पावर पॉइंट। डू लेट मी नो इफ इट्स विजिबल अगेन। मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड पे नहीं लेके जा रहा, मैं इसके ऐसे कंटिन्यू करूंगा इसे। अच्छा, तो मेरी स्क्रीन इस वक्त विजिबल है, रेगुलेटरी अफेयर्स, बाय रेगुलेटरी अफेयर्स एंड ऑल दैट। जी जी, मेरी भी विजिबल है। ओके, तो रेगुलेटरी अफेयर्स में वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, आप लोग फार्माकोविजिलेंस और रेगुलेटरी अफेयर्स, ये चीजें आप लिख लो, लिख के तो यहाँ पर डाल लो कि आप लोगों को लाजमन एक्सप्लोर करना है। 4th ईयर फाइनल ईयर के बच्चे जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलेटरी अफेयर्स और फार्माकोविजिलेंस में, अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, फील्ड्स में पोस्ट कम है, इतनी ज्यादा पोस्टें नहीं है इस पर, लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल कंपनीज बेशुमार हैं इस वक्त। लाहौर में आप कह लो कोई 1000 फर्म्स होंगी जिनको रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर चाहिए, वो क्लिनिकल ट्रायल साइट हो, वो स्पॉन्सर हो, या फिर वो CROs हो, आपको उन्हें रेगुलेटरी अफेयर्स और फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स चाहिए हर सूरत। तो इसलिए यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वेरी फील्ड। मैं आपको एक और बात बता रहा था कि जब आपने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं ना, तो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हमें बेशुमार और बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं क्या ये किसी तरह पेशेंट की सेफ्टी,
पेशेंट के राइट्स को तो इम्पैक्ट नहीं करती। तो इसके लिए हमें रेगुलेटरी सबमिशंस करवानी पड़ती हैं। हम इतने बड़े बड़े डोजियर्स जो हैं वो सबमिट कराते हैं ड्रैप में, एनबीसी में, आईआरबी में, आईईसी में, बहुत सारी डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज में हम उनकी सबमिशंस करवाते हैं। वो ये रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर्स करवाते हैं, ये आपके डोजियर्स प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। और रेगुलेटरी का इतना नॉलेज होता है, इनका इतना रोबस्ट आइडिया होता है कि किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, कौन सा किस रिक्वायरमेंट पे क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, ऑल ऑफ दैट। और इंटरनेशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 2025 के स्टार्ट में, 2024 के एंड पे जब मैं ग्रेजुएट होके बाहर निकला तो मुझे लग रहा था कि भाई फार्मेसी सेटअप पे जाऊंगा तो मुझे तो 30,000 भी नहीं मिल रहा, और हॉस्पिटल में तो सोचो ही ना वहां पे तो 25 भी नहीं मिल रहा। बड़ा बुरा हाल था। अभी तो फिर भी खैर मेरा ख्याल है थोड़ी जो है ना पे स्केल थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन उस टाइम पे बड़ा बुरा हाल था। और आई फील रियली ब्लेस्ड that to some extent this door opened to me। मेरा एक क्लासमेट था, उसने ज्वाइन किया और उसने कहा कि मनी दिस इज द टाइप ऑफ सेटअप। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग चढ़ गया, मैं एक क्लिनिकल एस्पेक्ट वाला बच्चा हूँ, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, मैंने गोल्ड मेडल लिया है, मैं टॉपर हूँ एंड ऑल दैट, मैं क्यूए बनूंगा? तुम्हारा दिमाग ठीक है। जब मतलब और फिर जब मैंने इसको फर्दर एक्सप्लोर किया कि ये वो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है इंडस्ट्री वाली जो हम सोच रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट किस्म की क्वालिटी एश्योरेंस है। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया और आज 1.5 साल बाद मैं कम से कम हजारों नहीं तो सैकड़ों बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ इससे। आई अर्न रियली गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है इसमें से बहुत मेजर जो रोल है ना वो मेरी कम्युनिकेशन को जाता है। मैं आपको ये जरूर एक बार फिर से एंडोर्स करूंगा कि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना ज्यादा पॉलिश कर सकते हो ना, जरूर डू ट्राई योर बेस्ट टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर। रेगुलेटरी अफेयर्स, हाँ अभी मैं एक और बात एक्सप्लेन कर रहा था कि क्वालिटी एश्योरेंस को 1.5 साल सीखने के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं अब्रॉड या किसी भी यूएस, यूके या किसी भी वेल रेगुलेटेड कंट्री में जाकर रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब्स तलाश करता हूं तो मुझे मिलेंगी भी और मैं वहां पर इम्पैक्टफुली जो है वो परफॉर्म भी कर सकता हूँ। यानी ये जितना भी काम आप लोग सीखोगे सीआरओज में स्पॉन्सर्स के साथ, वो बहुत हाई क्वालिटी ऑफ वर्क आप लोग सीखोगे। तो दिस इज अगेन आई मस्ट से, इसमें फर्दर अगर आपको रिसर्च करनी है आप अपनी खुद से रिसर्च करो। अगर इसके बारे में हमें फर्दर मजीद एक्सप्लोर करना होगा तो हम एक सेशन एक और जरूर रखेंगे। दिस इज माई फील्ड, आई एम क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर एंड यू कैन फर्दर रिसर्च आउट के क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर क्या करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में मेडिकल राइटिंग वो बच्चे जो अभी भी क्लिनिकल ट्रायल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जगह टेबल कुर्सी पर बैठ के लिटरेचर रिसर्च वाले काम को प्रेफर करना चाहते हैं और मेडिकल राइटिंग करें। क्योंकि हम जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं ना, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल से हम 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे भी नहीं जा सकते। हमें हर सूरत इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। इस प्रोटोकॉल पर जो लिखा है हमें क्लिनिकल ट्रायल बिल्कुल उस तरह ही परफॉर्म करना है। मेडिकल राइटर्स जो होते हैं वो ये प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं और ये बहुत दिल गुर्दे का काम है, बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ लिखा जाता है। और जो लोग मेडिकल राइटर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स लिखते हैं, दे आर माशाल्लाह दे अर्न रियली वेल। हमारे पास क्लिनिकल डाटा मैनेजर्स होते हैं, मेडिकल कोडर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर, मेडिकल अफेयर ऑडिटिंग वगैरह, ये वो सारे अदर पोटेंशियल करियर्स हैं विद द फार्मेसी दैट यू कैन परस्यू टू। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में आना इज समथिंग आई वुड रियली एंडोर्स। Why should pharmacy graduates even care about clinical research? By clinical research अभी तक मेरा ख्याल है मैं चीज क्लियर कर चुका हूँ कि ये वो वाली क्लिनिकल रिसर्च नहीं है जो हम अपनी BS MS के बाद PhD वाली रिसर्च को कहते हैं। ये वो क्लिनिकल रिसर्च जिसको मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रहा था आपके साथ, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं कि हम एक पोटेंशियल ड्रग का ट्रायल करेंगे एक पेशेंट पे। तो ग्लोबल डिमांड है और वाकई ग्लोबल डिमांड है। अगर आप आज पूछना कि अमेरिका में कितनी CROs काम कर रही हैं, कितने क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, FDA में फाइलें भरी होंगी, बेशुमार ट्रायल्स हो रहे होंगे। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान में इतने ट्रायल्स नहीं थे। आज अगर मैं कहूँ तो ड्रैप में इस वक्त ये इतना पूरा कमरा भरा होगा उन फाइल्स से, और हो सकता है आने वाले 6 महीनों में, साल में ड्रैप की बिल्डिंग्स भर जाएं उन रिसर्च फाइल्स से जो यहाँ पर कंडक्ट होने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये ग्रोइंग फील्ड है, टोटली मैच्योर और डेवलप्ड फील्ड नहीं है जहां पे सैचुरेशन हो गई हो, यहाँ पर सैचुरेशन वाली है। तो वो बच्चे जिन्होंने टाइमली इस करियर को परस्यू कर लिया है, CRA QA CRCs बन गए हैं, वो बच्चे जो हैं वो इन फ्यूचर
they are in golden hands because they can expect to see a good future इंशाल्लाह। अच्छा, आपका पूछना शायद ये हो सकता है कि मुनीब भाई आपने इतने सारे करियर्स बता दिए हैं, सीआरए बनूं, रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर बनूं, क्यूए बनूं, फार्माकोविजिलेंस में जाऊं, मेडिकल राइटर बनूं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सीआरए जो होते हैं ना, ट्रैवल करने को बहुत मिलता है। वो जगह जगह जो है ना, साइट सिलेक्शन विजिट। अब ये साइट सिलेक्शन विजिट क्या है, दैट्स अ होल लॉट ऑफ अनदर डिटेल आई कैन नॉट गो इनटू बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो सीआरएस गेट टू ट्रैवल अ लॉट। रेगुलेटरी अफेयर्स वाले बंदे, उनको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा सेट करने को मिलती है। जो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने एक चीज का बड़ा, फाइनल ईयर के बच्चे स्पेशली, उन्होंने एक चीज का नाम सुना होगा, सीटीडी, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट तो वैसे ही जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक फार्मासिस्ट को बनाना आना चाहिए। जिस बच्चे को वो डॉक्यूमेंटेशन आती है ना, सीटीडी, आप ये जरूर सर्च कीजिएगा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे बनता है। आपकी जो लॉ की बुक है ना मोटी सी, उसमें लिखा हुआ है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना है। वो लोग जो है वो रेगुलेटरी अफेयर्स में आते हैं, और रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर इन सब से ज्यादा अर्न करते हैं। काम उनका सबसे ज्यादा बोंगा होता है, लाइक थोड़ा सा बोरिंग काम होता है, लेकिन दे अर्न रियली गुड। उनका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप आज भी गूगल पे सर्च आउट कर लो, क्लॉड पे, लिंक्ड, मतलब क्या नाम था उसका, चैट जीपीटी पे आप सर्च आउट कर लो, यू विल लर्न आउट दैट रेगुलेटरी अफेयर पर्सन हैज अर्न द मोस्ट। अगर आपको पेशेंट सेफ्टी मैनेजमेंट का थोड़ा क्रेज है, पेशेंट सेफ्टी मैनेजिंग का थोड़ा शौक है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हो, तो फार्माकोविजिलेंस करो। सिस्टम डेवलप करना आता है या पसंद है या कर सकते हो तो क्यूए बनो। और अगर साइंटिफिक राइटिंग पसंद है, आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर एज वेल, आप मेडिकल राइटिंग कर सकते हो। घुसना कैसे है इस प्लेटफॉर्म पे, आपके पास घुसने से पहले यहाँ पे आ जाओ। Which CROs are working in Pakistan? जब मैंने 2024 में अपनी ये CRO ज्वाइन की थी, क्लिनिक, ये ऑर्सी ट्रायल्स, ये जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये जो गोल सा बना हुआ है, दिस इज द लोगो ऑफ माय कंपनी। आई वर्क इन ऑर्सी ट्रायल्स प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन पाकिस्तान, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान में उस टाइम पे 16 CROs थी जो रजिस्टर्ड थी ड्राफ्ट से। एक साल के अंदर हमारे पास 52 और 32 या 42, मतलब 40 से प्लस CROs हैं जो बन चुकी हैं। एक साल के अंदर 30 नई कंपनीज बनी हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगी। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में अगर 30 नई कंपनीज बनी हैं तो उससे ट्रायल्स कितने सारे आएंगे बाहर से जो यहाँ कंडक्ट होने वाले हैं, और फिर यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स कितनी हैं जो जनरेट होंगी। अब पाकिस्तान में जो बहुत फेमस CROs काम कर रही हैं, मैंने उनका ये लगा दिया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये इक्विया है। इक्विया इज द नंबर 1 दुनिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं CRO है। अब इक्विया इंडिया में भी है, इक्विया पाकिस्तान में भी है, मेजरली यूनाइटेड स्टेट्स FDA के साथ काम करती है, और ऑलमोस्ट इक्विया के बहुत सारे ऑफशूट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कह लें, है ये इंटरनेशनल, लेकिन पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में भी इसकी एग्जिस्टेंस है। DRK फार्मा सोल्यूशन लाहौर की इस वक्त सबसे बड़ी। लाहौर में हम, मतलब मैं अपनी शेखी नहीं बगारूंगा कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, मेरी कंपनी से बड़ी DRK है। वो थोड़ी पहले स्टैब्लिश हुई थी, हमारी कंपनी 2021 में स्टैब्लिश हुई है। हमारी कंपनी को डेवलप हुए 4-5 साल हुए हैं, इसलिए वी आर नॉट ऑन दैट पीक, बट माशाल्लाह माय कंपनी द डे आई जॉइंड, उस टाइम पे मुझे आइडिया है कि हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स कितने थे, और आज हमारे पास माशाल्लाह वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन हैंड। क्लिनसाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल, वन ऑफ द वेरी वेल ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, और इस वक्त हमारे पास बहुत सारी CROs हैं जो पाकिस्तान में ग्रो कर रही हैं। आपका काम ये है कि आपने कोशिश करनी है किसी थक्कड़ CRO में मत जाएं। एक छोटी सी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। मेरे पास हैं 2 दोस्त, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे 2 क्लासमेट्स हैं, नाम लूं, नहीं लेना चाहिए, मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, दैट विल बी नॉट गुड। एक मेरा फ्रेंड है, उसने 1.5 साल एक थक्कड़ CRO में काम किया, जिनके पास ना कोई ट्रायल था, ना उनको कोई एक्सपीरियंस था, वो बिल्कुल नई डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। उसने थोड़ा बहुत काम सीखा। एक मेरा और फ्रेंड था जो मेरी कंपनी में आया, उसने मेरी कंपनी में नवंबर में ज्वाइन किया 70,000 रुपए में, और मार्च में उसने किसी और कंपनी में जंप किया 160 पे। ही 160, 4 महीने काम सीखने के बाद ही वेंट ऑन 160। थोड़े बहुत फिगर्स के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी का माइक ऑन है, काइंडली आप म्यूट कर लें, बहुत शुक्रिया। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, कि आपने कोशिश करनी है कि किसी अच्छी CRO में
जो वेल रिप्यूटेड सीआरओ हो, जिनके पास वाकई ही ट्रायल्स हो। ट्रायल्स होने का मतलब क्या है? वो ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं, उनके पास काम आ रहा है, वो काम कर रहे हैं, तो आपको काम सिखाएंगे भी। अब यहां से आई विल गेट बैक ऑन टू दिस वन। आपने घुसना कैसे है? आपको कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्यूए का, सिंपल एज दैट। आई वाज जस्ट गुड इन कम्युनिकेशन एंड आई वाज गुड इन एकेडेमिया। दे थॉट कि बच्चे के पास पोटेंशियल है, थोड़ा सा सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा। एंड आई प्रूव्ड इट माई सेल्फ कि उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया, मैंने ज्यादा सीखा। तो आप या तो एसोसिएट या ऑफिसर की पोस्ट से डायरेक्टली एक मीडियम लेवल की कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एक मीडियम लेवल की कंपनी ज्वाइन की और मेरे 1.5 साल के टेन्योर में वो मीडियम लेवल की कंपनी जो है वो हायर मीडियम लेवल पे चली गई, यानी मेरी कंपनी ने भी ग्रो किया और मैंने भी कंपनी के साथ साथ ग्रो किया। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि आप मैट्रिक्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इक्विया बहुत बड़ी है। इस टाइम आप सर्च करें, आपको 50 ऑर्गेनाइजेशन जैसी मिलेंगी जो इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल, जिस तरह इक्विया इंटरनेशनल है वो भी काम कर रही है और लोकल भी बहुत सारी हैं जो काम कर रही हैं। आप उनका स्टेटस चेक करें, टॉप 10 सीआरओज को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सर्च करें, उनके लिंक्डइन और उनकी प्रोफाइल्स और पेजेस फेसबुक जहां जहां हैं उन सबको फॉलो करें और उनकी इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज जहां से आए आप लोग उसको अवेल करें। पहला कॉम्प्रोमाइज, आप लोग एक फार्मेसी पे जाते हो, आपको क्लिनिक्स पे जॉब मिल जाती है 25 पे, 25, 30, 35, 40 हजार पे। साल बाद आपका 5% इंक्रीमेंट आएगा, आप कोई 3 साल बाद मैनेजर बन जाओगे और आपकी शायद 40 से 50 और 60-70 हो जाए। बट मैंने अभी आपको एक रियल लाइफ टाइम एग्जांपल दी है कि अ पर्सन जॉइंड अ मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑन 60K और 4-5 महीने के सीखने के बाद उसने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को पिच किया 160 पे, बिकॉज ही हैड लर्न द वर्क। और दूसरी तरफ जो मेरा एक फ्रेंड था जिसने एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, दोनों मेरे क्लासमेट्स हैं। एक क्लासमेट ने 1.5 साल वहां काम किया, एक क्लासमेट ने 4 महीने मेरी कंपनी में काम किया। 4 महीने कंपनी में काम करने के बाद ही वेंट ऑल द वे देयर। और जिस बंदे ने 1.5 साल एक थक्कर कंपनी में काम किया था, वो जब मेरी कंपनी में आया, यानी मेरी कंपनी में, मैंने इसलिए बताना ही चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी में काफी सारी पोस्ट ओपन हुई थी और वहां पर फिर हमने काफी सारी रिक्रूटमेंट की। जब एक कंपनी के पास काम आता है ना, फिर वो कंपनी रिक्रूटमेंट भी करती है। तो जब उस बंदे को हमने रिक्रूट किया तो हिज एक्सपीरियंस वाज नो वेयर नियर टू दैट पर्सन। एक बंदे ने 4 महीने काम सीखा, एक ने 1.5 साल काम सीखा, लेकिन 1.5 साल वाले काम को लग रहा था कुछ बंदे को काम नहीं आता, जिसने 4 महीने सीखा उससे काम आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटर्न बनो, एसोसिएट बनो, करियर स्टार्ट करना है तो किसी चज की कंपनी से स्टार्ट करना है। चाहे वहां पर आपको पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन आपके नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जहां आपने 5 साल डिग्री में विदाउट एनीथिंग अर्निंग, मैंने अपनी जब पूरी जो स्टडी साइकिल गुजारी है, मैंने बिल्कुल जो है वो काम नहीं किया। आई डिड नॉट वर्क एट ऑल। तो हो ये सकता है कि जहां आपने 5 साल इंतजार किया है, आप थोड़े पैसों पर 3-4 महीने की इंटर्नशिप कर लो। फ्री इंटर्नशिप तो मेरा ख्याल आजकल लोग इतना मैनिपुलेट करते हैं कि आपको फ्री में इंटर्नशिप करनी पड़े, थोड़ा बहुत आपको पे जरूर करते हैं, लेकिन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े पैसों पर इंटर्नशिप से स्टार्ट कर लो एंड देन यू गो हायर। मैं इसी बात से आपको एक और एग्जांपल दूंगा। मैं अपनी कंपनी का एक बहुत पोटेंशियल एम्प्लॉय हूँ, उन्होंने मुझे एक साथ काफी सारे रोल प्ले करने को कहे। मैं इस वक्त अपनी कंपनी में फुल टाइम क्यूए ऑफिसर भी हूँ, मैं अपनी कंपनी में इस टाइम क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट भी हूँ। आई डू बोथ रोल्स बिकॉज दे थिंक आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग बोथ रोल्स। उन्होंने मुझे दे दिए, मैंने कर लिए, मुझे क्या, मैंने मना थोड़ी करना था। और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी में कोई 5-6 महीने फुल कैपेसिटी एचआर के तौर पे काम भी किया है। तो जब मेरे पास सीवी आती थी, तो जब मैं सीवी देखता था, और सीवी देखने का मेरा तरीका क्या था मैं क्विकली शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैंने देखना, मतलब क्वालिफिकेशन मेरी मर्जी की है, सीजीपीए जो भी है, रिसर्च की है नहीं की, कोई बैकग्राउंड है नहीं है, नो मैटर। बंदे ने कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, सुनते जाना, सर्टिफिकेशंस की हुई हैं जी। बंदे की जो डिजायर्ड हेल्थ केयर की डिग्री है जी है, यूनिवर्सिटी जोन सी भी है, नो मैटर। ये 2 चीजें जब मैंने कंफर्म कर ली, जब उनकी सीवी रिव्यू कर ली, सीवी वेल मेड थी, वेल स्ट्रक्चर्ड थी, तरीका था, लग रहा था कि बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। अक्सर होते हैं जिन्होंने एमएस किया होता है और उन्हें सीवी बनानी नहीं आती। आपको सीवी अपनी वेल बिल्ट प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। तो व्हेन आई जस्ट रिसीव द सीवीज, आई मेक देम कॉल। मैं कॉल करता हूँ, स्क्रीनिंग कॉल्स होती हैं वो, कि हम स्क्रीनिंग में पहले कैंडिडेट से बात करते हैं ताकि कैंडिडेट बात करके देखें कैंडिडेट को पता क्या है। कैंडिडेट से ऑन करता हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मिस शबनम टॉकिंग देयर। जी हाँ, मैं शबनम बात कर रही हूँ। जी, आपने सीआरए के रोल के लिए ऑरसी ट्रायल्स में अप्लाई किया है।
कैन आई नो फर्दर अबाउट दिस, हाउ आर यू इंटरेस्टेड इन द रोल? ये मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप रोल में किस तरह इंटरेस्टेड हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, वो मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया था, मुझे नहीं पता वैसे सीआरए क्या होता है। दिल कर रहा है बंदा ना फोन के अंदर से घुस के उसको दो चपेड़े मारे और फिर वापस आ जाए। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ रोल, फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ यू अप्लाई फॉर सीआरसी रोल, एक सीआरसी की पोस्ट आई है, आप अप्लाई कर देते हो, आपको कॉल आती है और आप कहते हो कि मुझे पता ही नहीं है वो रोल क्या है, तो आप अप्लाई क्यों कर रहे हो? इस तरह के मैंने रिस्पॉन्सेज भी सुने हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको रोल का आइडिया होता है, मुझे अपनी कंपनी में क्यूए पर्सन चाहिए, मैं एक बंदे को कॉल करता हूँ जो ऑलरेडी क्यूए पर्सन है कंपनी में, मैं उससे बात कर रहा हूँ, yes, we are here, yes, we do documentation, yes, yes, what is this? I just complete my communication, I just, मतलब मैं उसका टीचर नहीं हूँ, हम रिक्रूटर्स हैं, हम टीचर्स नहीं हैं, हम राइट टेबल को नहीं कह सकते भैया आप इंग्लिश कैसी है, हम उनकी अम्मी नहीं है, हम रिक्रूट करने बैठे हुए हैं, हमें जो स्किल पसंद आएगा हम साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, हमें जो स्किल पसंद नहीं आएगा हम साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे एंड वी लेट इट गो, और फिर हम उन्हें कह देंगे अगर वो कॉल बैक करेंगे जी आई एम सॉरी वी हैव अनदर ऑप्शन, वी हैव एक्सप्लोर्ड दैट ऑप्शन। कहने का मतलब ये है, मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी सीवी अच्छी होगी तो आपको कॉल आएगी, आपका पहला टारगेट ही होना चाहिए कि आपकी सीवी इतनी स्टैंड आउट करे, 100 लोगों में वो 2 सीवी स्टैंड आउट करेंगी जिनको मैंने, मतलब मैं 100 में से 10 को कॉल करूंगा, उन 10 में से मैं 4 को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा, उन 4 में से 2 होंगे जो मेरे सीईओ के साथ इंटरव्यू में जाएंगे। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैंने 3-4 महीने में रिक्रूटमेंट्स की हैं अपनी कंपनी में। तो ऑल टुगेदर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, कम्युनिकेशन इज ऑन टॉप। पहला तो आपकी सीवी इस तरह की हो कि आपको कॉल आए, दूसरा आप कॉल को आंसर इस तरह करो कि आपको अगले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, उसके बाद आप अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस ही आपका एक्सपीरियंस ही है। आप इस वक्त आज ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो गया अब्दुल मुनीब के साथ बातें कर रहे हो, अब्दुल मुनीब आपको ये पूरी स्लाइड्स हो, मेरा गला खुश्क हो गया लिटरली, इसके बाद मैं कोई जग भर के पानी का पीऊंगा आफ्टर दिस डिस्कशन। तो Abdul Muneeb is telling you all these things. So this can be added into your experience. अब इस वक्त दुनिया में आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। You have a desktop with you. आपके पास टेबल कुर्सी भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी, मैंने अभी 6 महीने हुए टेबल कुर्सी खरीदी है, मेरे पास नहीं थी। I could never have a study table or chair with me. So just an example. आप जो है, आपके पास लैपटॉप मौजूद है, फोन मौजूद है, आप इस पे जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, एक फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस फील्ड में मैक्सिमम नॉलेज आप गेन कर सकते हो, करो। और आपने अपना एप्टीट्यूड ऐसा रखना है कि यू आर रेडी टू लर्न। आपको चाहे आपने हैंड ऑन प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट यू आर रेडी टू लर्न। अभी मैं आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी का आइडिया दे दूं, तो हमारी कंपनी ऑर्सी ट्रायल्स इस वक्त मजीद इंटर्न्स देख रही है, बिजनेस डेवलपमेंट। उफ, अच्छी कंपनी में हो तो बहुत नोट छापते हैं बिजनेस डेवलपमेंट पर्सनल, जिन्होंने बाहर से स्पॉन्सर्स खींच के लाने होते हैं। बहुत से फार्मासिस्ट हैं हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ग्रेजुएट्स जिस वक्त सीआरओस में बीडी की रोल पे प्ले कर रहे हैं, और वो $3-4 हज़ार आराम से पाकिस्तानी बैठ के अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं, यूएस डॉलर्स पाकिस्तान में बैठ के अर्न कर रहे हैं। तो मैंने, मेरा ख्याल है, काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको इंटर्न पोजीशन पे किस तरह एंट्री मारनी है और किन किन स्किल्स के साथ एंट्री मारनी है। पे पे आज मैंने आपको हल्का सा ना पे का आइडिया दे दिया ऑलरेडी। एंट्री लेवल पे, इंटर्नशिप लेवल पे आए मस्ट से आपको 30-35 ही मिलेगा, एंड दैट्स बेटर इन सेंस कि आपको जहां पर आपने 3rd ईयर 4th ईयर में फ्री इंटर्नशिप्स की हैं इंडस्ट्री में इतनी दूर दूर जाके, जिनका आपको अभी तक कोई फायदा भी कोई नहीं हुआ, वहां जाके बस आपने बैठ के आ गए थे आप लोग, या 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते में आप क्या ही सीख लोगे इंडस्ट्री लेवल से। आपने वहां पे कभी एसओपी बनानी सीखी, वहां पे आपने कभी क्यूए सेटअप को कंप्लीटली ऑब्जर्व किया, बस आपने यही देखा कि वहां पे सिरप कैसे मिक्स हो रहे हैं, वहां पे वाइल्स कैसे क्लोज हो रही है, वहां टैबलेट कैसे बन रही है, दैट्स ऑल। यू डिड नॉट डू मच। लेकिन अगर आपको एक सेटअप, प्रॉपर सेटअप में बैठ के सिखाया जा रहा है, साथ में आपका करियर बिल्ड करने के लिए आपको कुछ पोटेंशियल चीजें बताई जा रही हैं, तो उसके लिए अगर आपको 30-35 भी कोई दे रहा है तो आमीन करके हंस के ले लो। ये एंट्री लेवल से ऊपर की पोजीशन है। अब आप आते हो एंट्री लेवल पे 60-70 आराम से, एंड दैट्स गुड। एक फ्रेश ग्रेजुएट को दिस इज गुड, आई स्टिल बिलीव इट इज गुड। इतनी महंगाई भी नहीं है कि 60-70 हजार में एक सिंगल पर्सन का कुछ ना बनता हो। और जब अगर वो आपको ट्रेवल अलाउंस अलग से देते हैं, दैट्स बेटर, क्योंकि मैंने रिमोट जॉब की है, मैं घर बैठ के अपने लैपटॉप से काम करता हूँ और एक अच्छी सैलरी अर्न करता हूँ, तो नो प्रॉब्लम। अब अर्ली करियर और मिड करियर में यू गो बेटर। अब वो जो बच्चा है जो मैंने बताया 60 से 160 पे गया है, मेरा ख्याल है अभी उसका अर्ली करियर ही है, लेकिन वो मिड करियर की जॉब पे गया। एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस का मतलब है 2.5 से 3 साल, 2.5 से 3 साल का मतलब एक्सपीरियंस पर्सन, और 2.5 से 3 लाख सैलरी इज नथिंग फॉर यू।
और मेरा बिलीव है, मैं अगर आपसे अपनी मतलब एक रियल टाइम एग्जांपल शेयर करूं, क्योंकि मैंने काफी सारी अभी तक रियल टाइम एग्जांपल शेयर की हैं। मैंने इंटर्नशिप की यहाँ पर हमारे कहाँ है, लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब एक क्लिनिक्स है, वहां पर मैंने जो है ना क्लिनिक्स में हमारे पास वहां पे पर्सनल मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आप वैसे ही बातों में बात हो गई, जिस तरह अक्सर जब मैं मोहसिन से बात करूँ तो मोहसिन साहब बोली भाई आपकी सैलरी कितनी होगी, तो मैंने उनसे ऐसी रैंडमली पूछ लिया आपकी सैलरी कितनी है। उन्होंने कहा आई अर्न 70K, और जो यहाँ पे ये पड़ी हुई है ना, ये जो मल्टी वाइटामिन की डब्बियां पड़ी हुई हैं, तो उनमें हमारा 10% का मार्जिन होता है कि अगर जितनी बिकेंगी 10% हमारा होगा। मैंने कहा आपको क्लिनिक्स में कितने साल हो गए काम करते हुए? कह रहे मुझे इस सेटअप में 7 साल हो गए हैं। अ पर्सन इज ऑन 70K आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई वाज डन, आई वाज ब्लोन अवे। और तब मैं फाइनल ईयर में था और मैंने इरादा कर लिया मुझे ये वाले सेटअप में नहीं आना, बिकॉज आई वांट टू अर्न मोर। हर एक की अपनी अपनी डिजायर होती है। मेजोरिटी लड़के और सम ऑफ गर्ल्स आल्सो, और आई गेस एवरीवन, इवन 98% ऑफ अस वांट टू अर्न गुड। ठीक है, चाहे खुद को धक्का मारना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, थोड़ा सा नापसंदीदा काम करना पड़े। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे रिसर्च पेपर रीड करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन रीड करके मुझे 2.5 लाख मिल रहा है घर बैठ के, तो मैं क्यों नहीं रीड करूंगा? मैं बिल्कुल रीड करूंगा। और आफ्टर ऑल इफ दैट्स रेलेवेंट टू माय डिग्री एंड करियर एज वेल, आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ट्रेडिशनल फार्मेसी सेटअप्स हैं उनमें 2-3 साल बाद क्या मिलता है और यहाँ पर 2-3 साल बाद क्या मिलता है। एक रैंडम एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको कहा कि 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद आप 2.5-3 लाख पे पहुंच जाओगे। वो लोग भी हैं जो 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद, कामरान खान वेरी फेमस पर्सन, पंजाब यूनिवर्सिटी 2021 के बैच के ग्रेजुएट हैं, इस वक्त किसके साथ काम कर रहे हैं? एक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। ही इज द बीडी पर्सनल एंड हिज सैलरी बतानी चाहिए मुझे, नहीं वो उनकी पर्सनल बात है, मैं नहीं बताऊंगा। बहरहाल ही अर्न मोर देन यू कैन थिंक। एक पाकिस्तानी बंदा घर बैठ के यूएस, जापान, सिंगापुर, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ वो कंपनी के पैसों से ट्रेवल भी कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो फिर उस प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह एक बहुत हैंडसम पैकेज भी अर्न कर रहे हैं, और रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड जो उन्हें मिल रही है, जो रिकग्निशन बन रही है। आज वो एक हल्की यूएस कंपनी में है, कल को अपने कॉन्टेक्ट से वो एक भारी यूएस कंपनी में चले जाएंगे, उससे 4 गुना ज्यादा अर्न कर रहे होंगे, हु नोज। सो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्लिनिकल ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होता है, इसमें सीआरएस होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, क्यूए, फार्माकोविजिलेंस, ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये वो जॉब्स हैं। अच्छा, क्लिनिकल रिसर्च जॉब्स कम फ्रॉम सीआरओज में। अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल्स करने कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो स्पॉन्सर्स होती हैं उनमें आप ट्रायल्स कर सकते हो, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एनजीओज हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं, ये वो सारे सेटअप हैं। अभी तक मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं सीआरओज की। अब सीआरओ से हट के जो बाकी सारे सेटअप्स हैं ना, इन सेटअप्स में भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और हर सेटअप में अपनी अपनी पोस्ट है, और इन पोस्ट में फार्मासिस्ट का अपना अपना रोल है। तो बड़ी मार्केट है, एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ है। करना क्या, सिंपल एज दैट, सीधे हो जाओ। आपने जीसीपी सीखनी है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। वो कहां से सीखनी है? आई विल कम टू दैट। अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, सीवी अच्छी बनानी है। मैंने आपको दोबारा मैं बता रहा हूं कि सीवी अच्छी होगी तो स्क्रीनिंग कॉल आएगी। स्क्रीनिंग कॉल में अच्छे से स्क्रीनिंग कॉल वाले पर्सनल को एड्रेस करोगे। अब एक रियल टाइम एग्जांपल और सुन लें। आई एम सो सॉरी, मैं शोखी नहीं मार रहा। मैंने 24 अक्टूबर जो है ना जॉब सर्च करनी शुरू की। 3 हफ्तों बाद मेरे हाथ में 3 ऑफर लेटर्स थे। पहले रिक्रूटर की कॉल आई और मैंने उसके बाद 4 इंटरव्यूज, मतलब पहले जब रिक्रूटर की कॉल आती है स्क्रीनिंग कॉल, आप उसके बाद इंटरव्यू जाते हो ना, तो मैंने एक रिक्रूटर कॉल आई, 4 इंटरव्यूज कंसेक्टिव दिए, आई गॉट द पोजीशन। स्टार्टिंग वाज 70K। लेट मी बी वेरी ओपन, स्टार्टिंग के स्टार्ट 70K से स्टार्ट कर रहे थे वो। एक और ऑप्शन आई, वो कहां से स्टार्ट कर रहे थे? वो भी 70K से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन वो नाइट जॉब थी, आई डिड नॉट लाइक दैट। वो भी एक इस तरह का सेटअप था। और एक मुझे ऑफर आई यहाँ से, दे वर ऑफरिंग मी 60K। मैंने यहाँ पर 60,000 से स्टार्ट किया था 2024 नवंबर में। तो मतलब माशाल्लाह नाउ आई डू रियली गुड। तो ऑल टुगेदर दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट। लेकिन मैंने आपको बताने का मकसद ये है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी थी। मुझे सिर्फ 3 जगह मैंने अप्लाई किया और मुझे तीनों जगह से ऑफर लेटर्स मेरे हाथ में थे। 2 को मैंने जो है वो अस्सलाम वालेकुम कह दिया, और एक को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड आई एम स्टिल वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिलता है तो लें,
वो जो फाइनल ईयर के बहुत एंड पे हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो राइट इनटू आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपको 3 महीने इंटर्नशिप करनी पड़ जाए ना, कोई हर्ज नहीं है। हमने अपनी कंपनी में बहुत सारी सीवीज आई सीआरईज के लिए। एक लड़की थी जिसकी इंटर्नशिप थी एक अच्छी जगह पर, बाकी कैंडिडेट्स थे उनके पास बड़ा कुछ था, उस बंदी के पास इंटर्नशिप थी। हमने बंदे सेलेक्ट किए एंड शी इज वर्किंग विद अस, 1 साल हो गया मतलब काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। नेटवर्क प्रोफेशनली, आज आप मेरे साथ इस सेमिनार में बैठे हुए हो, हमारा एक नेटवर्क डेवलप हो रहा है। आप मोहसिन को जानते हो, आप HCCF को जानते हो, आप इसी प्लेटफॉर्म से किसी और बंदे को जानते हो। मैंने आपको कामरान खान का नाम दिया, इसी तरह मैंने आपको CROs बताई, मैंने आपको ऊपर वो लोगोस दिखाए हैं कि ये वो कंपनीज हैं। इन कंपनीज के पेज पे जाओ, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करो, उनके साथ सलाम दुआ करो और कहो कि जो अपॉर्चुनिटी है भाईजान हमें भी बताना, वी आर लुकिंग फॉर दिस जॉब एंड दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो कॉन्सिस्टेंटली अप्लाई करते रहें और स्टे अपडेटेड, आंखें और कान खुले रखें। मुझे मोहसिन ने मारना है क्योंकि 9:30 हो गए हैं और मेरी बातें अभी तक खत्म नहीं हो रही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने मैक्सिमम क्वेश्चन एड्रेस कर दूं। मेरा ख्याल है हमारे पास 2 स्लाइड्स और रह गई हैं। सर्टिफिकेशंस कहाँ से लेनी है? मैंने आपको कहा था सीवी में हम 2 चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं बंदे की डिग्री वो है जो हमें चाहिए, हेल्थ केयर में डिग्री है, ठीक है। सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं? ये नीडा एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज। इधर से आप गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस GCP नोट डाउन कर लें, GCP का आप एक सर्टिफिकेट कर रहे हैं। GHN ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क, ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क, यहां से आप GCP का सर्टिफिकेट कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क जो है ना और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस करवा रहा है, उनमें से आप चेक करें जो आपको अच्छी लगे आप करें। मैंने 3000 रुपया देके यूडेमी से GDP गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, एक QA के लिए, एक RA के लिए, रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है ये डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस की जो है ना, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, ये मैंने की थी। और यूडेमी जो है ना ये बहुत सारे 3-4 हजार में आपको बेहतरीन कोर्सेज ऑफर कर रहा है। फ्री करने हो तो ChatGPT जिंदाबाद, जितने मर्जी कोर्सेज पूछें। आपको अगर स्टार्ट करना है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट तो आपके पास ये कुछ होना चाहिए। अगर आपको अपना लेवल अप करना है, लाइक अगर मैं देखूं अब्दुल मुनीब 1.5 साल से CRO में काम कर रहे हैं QA कैपेसिटी, तो मेरा ख्याल है मैं लेवल 2 लेवल 3 इनमें जो चीजें लिखी हुई हैं मैं इनको फॉलो करना चाहूंगा, इन पे मैं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये 2 कॉलम्स ठीक है, आप बेसिकली ये सर्टिफिकेशंस करें, इसके अलावा मजीद सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं तो वो करें और इन चीजों पे फोकस करें। और अगेन बेसिक स्किल जो है, कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। आज भी मैं आप लोगों में से 90% दावे से कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ लूं ना एक्सेल पे क्या करते हैं और वर्ड पे किसको कैसे करते हैं, आप लोग ब्लंट हो गए, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होगा। एंड दैट्स ट्रू। हमें डेटा एंट्री करनी होती है पेशेंट की, पेशेंट आया, पेशेंट को दवाई लगी, इतने बजे लगी, ये उसका रिजल्ट है, उसके HP इतना हो गया, उसका ये इतना हो गया। हमें वर्ड एक्सेल पे रिपोर्ट्स बना के स्पॉन्सर से शेयर करनी होती है। तो उसके लिए मेरा ख्याल नहीं है, मेरी पक्की एंडोर्समेंट है कि आपको वर्ड एक्सेल आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एविडेंस एंड रैशनल। एक मसला आ गया, आपने GCP सर्टिफिकेशन की है, आपको पता है अब्दुल मुनीब GCP का क्लॉज नंबर 33.2 कहता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को इस तरह प्लेस नहीं कर सकते। ये मसला है इसमें। जिस दिन आपका ये लेवल डेवलप हो जाएगा ना, आप खुद ही लेवल 3 लेवल 2 CRA, लेवल 2 लेवल 3 CRA बन जाओगे और आप एक अच्छी अर्निंग पोजीशन पे भी होगे। विद दैट आई गेस वी कम टू एन एंड। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डू यू नीड एक्सपीरियंस? नॉट एट ऑल। एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप चेस करो। मैंने बगैर एक्सपीरियंस के जंप इन किया था एंड आई एम हियर। आप बगैर एक्सपीरियंस के जंप इन करने, तो देखो एक बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास एक्सपीरियंस के साथ और भी कुछ नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस के अलावा भी कुछ नहीं है, तो उस बंदे को वो क्यों रिक्रूट करेंगे? मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास सर्टिफिकेशंस थी, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल थी, मेरी CV अच्छी थी और गलती से मेरा CCP भी अच्छा था। तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे पास बाकी कुछ था जो कि जो है वो दैट कुड सफाइस। और फार्मडी ग्रेजुएट्स बिकम CRAs, 100% CRAs आप लोग बने। अगर आप एक रोल पे हो, मैं QA हूं, मैं आज PV में शिफ्ट करना चाहता हूं, मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। कैन आई वर्क रिमोटली? आई वर्क रिमोटली, मैं घर बैठ के काम करता हूँ। 2 दिन ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो भी खुशी खुशी, क्योंकि जब आपने महीने में 8 दिन ऑफिस की शक्ल देखनी है तो आप खुशी खुशी जाते हो, आपको कोई बर्डन फील नहीं होता। कैन आई वर्क अब्रॉड? 100%। एक दफा यहाँ पे सीख लो, काम आपको आ जाए, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, किसी नॉर्मल कंपनी में काम करके 2 साल अगर आपने सही तरह पावो की तरह काम सीखा हुआ ना, आप तीसरे साल किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को पिच करो, वो आपको लाजमन लेंगे 100%, नो डाउट। अब भैया आप लोगों को सवाल है तो आप लोग करें। आई एम सो सॉरी, आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम।
नो थैंक यू मुनीब भाई कि आपने तमाम क्वेश्चंस को तो एड्रेस कर लिया है, बट यार दो कुछ सवाल जो मुझे नजर आ रहे हैं जो हमसे पूछे गए हैं बट यू डिडंट से देम, राइट। एक तो ये है कि इफ वी वांट टू मीट यू, हाउ वी मीट यू एज अ पर्सन। अगर हम आपको मिलना चाहते हैं, कोई भी कैंडिडेट या ऑडियंस से कोई भी बंदा, तो किस तरह आपसे मिले? आर आप यू मुझे अवेलेबल मिल रहे हैं समहाउ? सर? Actually, you know, Mohsen, like I have been available near Punjab University. I live in Lahore. मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से घर जो है वो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट दूर है। तो अगर हम कोई मिलकर सेमिनार करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है मिलने की वजह क्या होगी, इन्फॉर्मेशन ही लेनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वैसे ही ऑल्टर बोल के दे दी है। अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं फेस टू फेस गाइडेंस के लिए, इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए, तो वो एक जम्मे गफीर में मुश्किल हो जाता है। हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं, हर बंदा अपनी टेलर्ड किस्म की ना एडवाइस लेना चाहता है। तो उसके लिए कोई माहौल बना ले, मैं आ जाऊंगा। मुझे क्या, I will be available, no problem. एंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप क्या आप हमें सिखाएंगे इन और सी ट्रायल? ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप हमें सिखाएंगे? इट डिपेंड्स ऑन ना। अगर मैंने अभी आपको बताया है कि हम ऑर्सी ट्रायल्स में इंटर्नशिप्स के लिए भी बंदे ले रहे हैं, इसमें हमारे पास, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज्वाइन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें चाहिए 9 to 5 बच्चा। कॉर्पोरेट जॉब होगी, 9 to 5 चाहिए, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप के बाद अगर आप बहुत मतलब हाई परफॉर्मर रहते हो, हमारी मर्जी का परफॉर्म करते हो, आपको बातों की समझ आती है, लर्न कर लेते हो, तो यू आर परमानेंट, ठीक है। तो आपकी उस तरह सैलरी बढ़ेगी, आपका रैंक बढ़ेगा, आप इंटर्न से परमानेंट हो जाओगे। लेकिन क्या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 9 to 5 प्रमोट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे? अगर कोई बच्चा है तो मेरा ख्याल है वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने का सोच रहा है। तो मेरा ख्याल है फ्रेश ग्रेजुएट्स मे बी यहाँ यूनिवर्सिटी में कहे जी मेरा बात टूट गया और मुझे 3 महीने की मेडिकल लीव चाहिए, और आप आ जाए, बिस्मिल्लाह, आई एम हासिल। मैं क्यूए डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग अवर फैमिली डिग्री एंड एनी अदर डिग्री, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए विद रिगार्ड टू क्लिनिकल ट्रायल्स? क्लिनिकल ट्रायल्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई बी वेरी क्लियर विथ यू, तो मुझे ऑल टुगेदर इस अपने 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे नहीं फील हुआ कि मुझे अपनी फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ी है, और ना ही मुझे कभी मौका मिला है अपनी किताबों की तरफ वापस जाने का। तो आई एम फार्मेसी ग्रेजुएट। हाँ, लो, आप लॉ पढ़ें, आपका जो फार्मेसी का लॉ है वो वाला पढ़ें। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में जो टेक्निक्स आप पढ़ते हो फार्मास्यूटिकल, उस पर थोड़ा फोकस हो सकता है। और जो 2 प्रोजेक्ट्स आप करते हो ना, टेक्नो का और क्लिनिकल का, इन 2 प्रोजेक्ट्स पर आप थोड़ा अच्छा फोकस कर सकते हो। ये अगला सवाल यही है कि जो वो 2 प्रोजेक्ट्स करते हैं मुनीब भाई, हाउ दोस 2 प्रोजेक्ट कैन बी चैनलाइज्ड एज अ क्लिनिकल ट्रायल? बिकॉज़ आई हैड सीन पर्सनली कि लोग बड़े बड़े वेग से प्रोजेक्ट्स करते हैं। क्रीम बना लिया, साबुन बना लिया, टॉफी बना ली, दैट्स I was the one who did very vague sort of, मैंने पता नहीं इतना थकट जो है ना वो अपना किया था प्रोजेक्ट। लेकिन जब आप गुड क्वेश्चन, क्या, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं, एक्चुअली मैंने खुद अपना माय ऑन प्रोजेक्ट वाज नॉट दैट वेल डन, लेकिन मैंने आपको बताया ना, इफ माय प्रोजेक्ट वाज नॉट गुड, माय सीवी एंड माय opportunity was supported by good communication skills and a good well made CV. उस CV पे CG भी बहुत अच्छा करेंगे, but that is the question, that how it can be clinical oriented our 2 projects. हाँ, आपके जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप क्लिनिकली ओरिएंट कैसे करें? उसके लिए आई वुड सजेस्ट for doing a good project, Mohsin, one important thing, you have to be a good reader. एक बंदा जिसने लिटरेचर रिव्यू किया है ना, एक बंदा जिसने गूगल स्कॉलर पे अच्छे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, उसको पता है कि एक रिसर्च पेपर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। और जो रिसर्च पेपर वो लिख रहे हैं, आप एक्सट्रैक्ट से लेके कंक्लूजन तक जो अपना रिसर्च पेपर लिखोगे ना, अगर वो आपने खुद लिखा है, चैट जीपीटी से नहीं लिखवाया, तो अच्छा पेपर पढ़ने वाले बंदे को पता है कि अच्छा पेपर लिखा किस तरह होता है। आई होप आई मेड सेंस ऑफ इट। तो रीडिंग, अगर एक बंदे को अच्छा पेपर छापना है, उसे रीडिंग करनी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट अ पेशेंट रीडर, मैं रीडिंग के दौरान पेशेंस नहीं रख सकता। बट मीनवाइल के ऑडियंस बहुत ज्यादा टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम 3 क्वेश्चन लेंगे फ्रॉम द गर्ल्स और 3 क्वेश्चन फ्रॉम द बॉयज। तो अपने हैंड रेज कर लें and they will be selected randomly without any one more time. important thing, if you have, मुझे ना अभी भी याद है मोहसिन, आप मुझे कल काफी सारे क्वेश्चंस भेज रहे थे इन रिटन फॉर्मेट, ठीक है, तो मैंने वो रिसीव की और मैंने कोशिश किया कि मैंने स्टार्ट में एंड तक उनको काफी सारा आंसर कर दिया। बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे पर्सनल और मतलब सब के लिए भी, तो आप अगर रह जाते हो ना अभी,
तो आप मोहसिन को मैसेज कर दो, मोहसिन विल सेंड इट टू मी, आई विल टाइप एन आंसर टू दैट क्वेश्चन एंड विल सेंड बैक टू यू एंड यू विल हैव योर आंसर इंशाल्लाह। आई Okay, गेट please इसका raise your hand. साफ हो जाएगा। 3 boys and 3 girls. सभी हैंड रेज कर ले, मेरा ख्याल है मेरा नहीं ख्याल, मैंने क्वेश्चन छोड़ा है जी, प्लीज। Okay, Miss Alina, आप oh we can open it. इनको मैं अनम्यूट कैसे करूँ? मैं ये पूछना था, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि अच्छी सीवी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी सीवी की आप एग्जांपल बता दें या आप फिर टेम्पलेट बता दें कि उसमें ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक आपने आगे शेयर किया कि सर्टिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो आप देखते हैं कि एक गुड सीवी अच्छा, एक्सेप्टेबल एक तो होती है ना नॉर्मली एटीएस रैंकिंग होती है, आप एटीएस फ्रेंडली गूगल पे जाते हैं, एटीएस फ्रेंडली जो होते हैं ना आपके टेम्पलेट्स, उन टेम्पलेट्स पर आप इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, जिन चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होती। इट्स अबाउट सीक्वेंस। आपने इंटर्नशिप तो की ही है ना, 5 साल एक बच्चे ने स्टडी किया और उसने कोई इंटर्नशिप नहीं की, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपने एक इंटर्नशिप की है, 10 की है, आप वो इंटर्नशिप अपना एक्सपीरियंस ऐड करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ ये ना लिखें कि मैं क्लिनिक्स पे गया, इतनी देर तक गया, दैट्स इट। आपने जो की स्किल्स लर्न की हैं उसमें आप वो मेंशन करें। और आपका जो है ना स्किल्स का सेक्शन, स्किल्स के सेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो, आप यकीन करो मैंने अभी रिसेंटली एक रेगुलेटरी अफेयर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एक पीवी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एक सीआरए पोस्ट के लिए अप्लाई किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक सीवी हर जगह नहीं चिपका दी, मैंने आरए के स्किल देखे, चैटजीपीटी आरए में कौन कौन से स्किल होने चाहिए, ये स्किल होने चाहिए, अच्छा मेरे अंदर तो वैसे ही हैं, तो मैंने कॉपी पेस्ट छापा। यानी सेंड योर सीवी एज टेलर्ड एज पॉसिबल। एक पोस्ट के लिए सीवी भेज रहे हो ना, उसको लाजमी टेलर करो, वर्ड फॉर्म में सीवी आपके पास हर वक्त अवेलेबल हो। उस सीवी में ऑन टॉप आपकी प्रोफेशनल समरी, जो कि अक्सर छापा ही होता है, आपकी इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंसेस, आपकी स्किल्स, और ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेशंस बता दी हैं, इस सेमिनार वेबिनार में जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं वो ये तहैया कर लें कि हमने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस लाजमी करनी है। बच्चे हैं नहीं बैठे बैठे, WHO आपको फ्री सर्टिफिकेट्स के साथ वेबिनार्स और सेमिनार्स और ये सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वो आपको क्लिनिकल ट्रायल्स पे सर्टिफिकेशंस दे रही है। तो यानी एक बच्चा जो आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, उसको चाहिए कि लाजमी वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और एक लिस्ट बनाए उन सर्टिफिकेशंस की जो उसने करनी है। तो रिक्रूटर देखेगा क्वालिफिकेशन पूरी है, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत किया हुआ है, रेलेवेंट है, स्किल जो मेरी मर्जी का है, मुझे ये स्किल चाहिए, इस फील्ड में ये स्किल चाहिए, वो स्किल मेंशन्ड है, और सर्टिफिकेशंस की भी हैं, रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस। अगर आपको लगता है कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे बच्चे हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन आती है, तो क्यूए और आरए से मुतालिक सर्टिफिकेशंस करो। कल को जब पोस्ट आए तो जब कोई पोस्ट आए तो उसमें अपनी सीवी अटैच करो। अब देखो ना, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप अपनी सीवी बिल्ड करना शुरू करो। और मैं अपनी सीवी दे सकता हूँ, हाँ मेरी सीवी में कुछ इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माय सीवी टेम्पलेट एज वेल। अभी यहीं कहीं पड़ा होगा मेरे पास, बट आई कैन नॉट, यू नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू शेयर द स्क्रीन अगेन। तो आप लोग जी, आई होप इट आंसर्ड यू अलीहा। किसी के और क्वेश्चंस हो? आप ऐसे कीजिएगा, मोहसिन भाई को शेयर कर दीजिएगा। ठीक Okay, है, I will make sure. Anyone have any question? मुझे लगता है आदि माम सो रही है बहरहाल। Meanwhile, okay Mani bhai, thank you so much. That's all. बहुत शुक्रिया। अच्छा, before I send it to you, if I can share my screen again with you. Where is that? I guess it's here. Do let me know when my screen is visible. Yeah, this is my CV। और अगर मेरी CV आपको, आप मुझे बताइएगा मेरी CV आपको विजिबल है? मैंने कोई बिंगे चिब्बे किस्म के टेम्पलेट्स यूज नहीं किए। ये मैंने मतलब ना बहुत ज्यादा मार खाने के बाद, बहुत खज्जल खुजल होने के बाद मैंने अपनी ये CV जो है ये खुद वर्ड पे बनाई थी। अब ये वर्ड पे यहाँ तक कैसे आई है, वर्ड पे जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो ना, तो आपका टेक्स्ट यूजुअली स्टार्ट होता है इधर से, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। तो मैंने वर्ड की सारी सेटिंग्स पहले सीखी कि मैं वर्ड पे अपनी सीवी किस तरह टेलर कर सकता हूँ। दिस इज माय 2-पेज सीवी। इसमें आप देख सकते हो कि अब्दुल मुनीब, लाहौर, पाकिस्तान, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरा ब्रीफ कि आई एम लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट एंड आई एम क्लिनिकल रिसर्च एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल। दैट्स इट। प्रोफेशनल समरी वेरी मिनिमल,
बेस्ड ऑन माय वर्क मैंने कितना कितना काम किया है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर विद क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैंने क्यूए के तौर पे क्या काम किया है, मैंने सीआरए के तौर पे क्या काम किया है, मैंने मेडिसिन पे एक इंटर्नशिप की, मैंने अच्छा मेरा ऊपर चुके एक्सपीरियंस ये देखें, ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो गया ऑलरेडी। अगर मैं अपनी इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंस डालने शुरू कर दूंगा ना तो मेरी सीवी धक्के से लंबी हो जाएगी। आपने 3 इंटर्नशिप्स की हैं, उन तीनों इंटर्नशिप में जो 3 की स्किल्स आपने सीखे हैं, जो मैंने इतना मेंशन किया है, वो स्किल्स आप इनके नीचे मेंशन करें, उसके अगेंस्ट मेंशन करें कितने टेन्योर के लिए किया, आपकी एजुकेशन क्या है। मेरा 3.83 सीजीपीए था गलती से, आई गॉट दैट, और एजुकेशन है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स किस चीज पर थे, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। मेरे टेक्निकल स्किल्स कौन से हैं, मेरे सॉफ्ट एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स कौन से हैं। टेक्निकल स्किल्स में मैं कभी कम्युनिकेशन ऐड नहीं करूंगा, बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन मुझे हेल्प कर सकती है टू रीच द एम्प्लॉयर, लेकिन एक कंपनी में जब मैं रिक्रूट हो गया हूं ना, तो मेरी कम्युनिकेशन आगे फर्दर हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी कम्युनिकेशन की बेस पे अभी तक मैंने कंपनी में कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ डीलिंग्स की हैं that has given a very positive impact, और उस बेस पे मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला है अपने कंपनी की तरफ से। ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं और ये मेरे अवार्ड्स हैं। देखें, अब मोहसिन मीर इस वक्त कुछ बच्चों से डिफरेंट होंगे क्योंकि वो HCCF के मेंबर हैं, वो इस वक्त एक सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं। तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। एक बंदे ने अपनी 5 साल एजुकेशन में सिर्फ सर नीचे करके तो यूनिवर्सिटी गया, वापस आया और कुछ नहीं किया, उसकी सीवी में फिर ये सेक्शन ऑल टुगेदर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, हो सकता है ये वाला सेक्शन भी ना हो। तो जितना आप काम करेंगे, ऊट पटांग ऊपर नीचे अपनी टांगें फंसाई रखें और अपने आप को एंगेज रखें हर किस्म की पॉजिटिव चीज में, वो इन लॉन्गर शॉर्टर रन। अब माशाल्लाह मेरे पास ये ऑनर्स एंड अवार्ड्स में आई हैव अ लिस्ट ऑफ 22 जो है ना ऑनर अवार्ड्स दैट आई हैव विद इन हैंड, अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई मेंशन द टॉप ऑफ दोज दैट कि मैं ये था और वो था, फिर मैंने आइल्स भी किया है, मैंने वो भी मेंशन कर दिया। दैट्स ऑल। आई गेस दिस इज प्रीटी डिसेंट ऑफ अ सीवी। नजर आ रही है वैसे? Okay, Mini bhai. Yeah. Mini bhai, लोग कह रहे हैं इसका sample चाहिए, please make sure to send it to me. And secondly, if the public demands, हम लोग आज session भी करा सकते हैं how to deliver a good interview or how to build a good CV as well. So if you are available, तो please हमें बताइएगा. And we do have another question here, Miss Aika. जी Miss Aika, please speak. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Myself Aika Sonam. I just want to ask that regarding the CV, just as already mentioned, that if I have done an internship like in our fourth professional or in the middle of the final professional, like in the industry or in any other sector, regardless of the CRO companies, like in these organizations, because mostly these are lying after the final professional year. So either while we are submitting our CV, we have to mention that internship experience. Either it is in the industry, it is in a hospital on our CV, or we just go it all the way together. अच्छा, जहां तक मुझे आपकी बात समझ आई है आयका, दैट इज कि आपने अगर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप की हुई है या हॉस्पिटल या फार्मेसी सेक्टर में अगर की हुई है तो आप वो मेंशन करोगे अपनी सीवी में फॉर सीआरओ सबमिशन, ये पूछना चाह रही हैं आप? अच्छा देखिए, अभी इस वक्त मैं क्यूए ऑफिसर हूँ। मैंने अगर आगे कहीं सीआरओ में जाना है तो मेरे पास ऑलरेडी पीछे एक बैकग्राउंड नॉलेज है सीआरओ का। अगर आप जाना चाहती हैं एक सीआरओ में और आप अपनी पिछली सीवीज में से भी अभी स्केप्टिकल हो कि आपको हॉस्पिटल फार्मेसी का एक्सपीरियंस मेंशन करना है, वो रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, सो लेट मी टेल यू, इट्स द फिलर इन योर सीवी एंड यू कैन मेक इट अ पोटेंशियल फिलर। आपने सिर्फ धक्के से पेज नहीं भरने, आपने 4 इंटर्नशिप्स की, आप उन चारों का जिक्र लाजमी करो। लेकिन देखिए, मैं अब आपको ना छोटा सा स्किल दे रहा हूँ टेलर करने का। आपने किस तरह टेलर करना है, टेलर का मतलब सीने वाला टेलर नहीं, किस तरह आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हो। आपने इंडस्ट्री में काम किया, इंडस्ट्री में ड्रग डेवलप होती है, इंडस्ट्री में R&D का डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्री में क्यूए का डिपार्टमेंट होता है। मैं अगर आपको बताऊं मैंने अपनी सीवी किस तरह पिच की थी, जब मुझे पता ना मैं क्यूए की पोस्ट आने वाली है, मैंने अपना इंडस्ट्रियल फार्मेसी का बड़ा सा करके लगाया गोल्ड मेडल, और उसके बाद मैंने अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस सबसे ऊपर ले गया, जबकि मेरा सबसे ऊपर रिटेल का एक्सपीरियंस था, सबसे लेटेस्ट। लेकिन मैंने इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस सबसे ऊपर ले गया, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस एस्पेक्ट को, जिसमें कि मेरा ख्याल है मैंने मर के कोई एक दिन काम किया होगा क्यूए की फील्ड में, जो क्यूए सेटअप होता है इंडस्ट्री में, उसमें आई वर्क फॉर ओनली 1 or 2 days। लेकिन मैंने उसको इतना
जो है ना वो मतलब चीखता पुकारता हुआ मैंने इसको मेंशन किया वहां पे. That was You the have point. just to make it very expanded, like you have to do a very minimal thing, but you have to make it sure that I have done this thing. No, वो है choice of words. I chose the word. Even if I did not do that, मैंने वो उसमें से थोड़ी सी चीजें मैंने की भी नहीं थी, मैंने मेंशन की ताकि मुझे एक दफा स्क्रीनिंग कॉल आए. मुझे पता था, I was very confident if I have the screening call, I am potential enough to convince the person to take me to interview. That was where communication skills come in. तो आप अपने जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो ना, 5 साल में आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होता है जिसमें से कोई एक हिंट, आप कहाँ इंडस्ट्रियल फार्मेसी में 1 दिन क्यूए और कहाँ पर एक मेजर क्वालिटी एश्योरेंस की पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में, आई लिंक्ड इट इन दैट वे. सो अच्छा, आपने सिर्फ किया हॉस्पिटल में जॉब, हॉस्पिटल फार्मेसी के अलावा आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी नहीं है. हॉस्पिटल में होती है क्लिनिकल रिसर्च. आज इस प्लेटफॉर्म से मैंने 85 स्टूडेंट्स को ये बता दिया है कि हमारे पास हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं. आपने किसी भी हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल ऑब्जर्व भी किया, दूर से देखा है, आप उस ऑब्जर्वेशन को लिख दो. और उसके बाद जब आप लोगों के इस सेशन के बाद आप लोग जब अपनी जीसीपी सर्टिफिकेशंस करोगे, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, दैट इज द गेटवे. जिस तरह एक फार्मासिस्ट फार्मडी के बगैर फार्मेसी पे खड़ा नहीं हो सकता, एक क्लिनिकल ट्रायल पर्सनल जीसीपी का सर्टिफिकेट लिए बगैर क्लिनिकल ट्रायल सेटअप में नहीं आ सकता. तो आप लोगों को अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में आना है तो क्लिनिकल जीसीपी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन आपको लाजमी करनी है. जब ये सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएगी और अब अपने हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल सेटअप हो, इनके एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा घुमा फिरा के टेलर करके ऊपर नीचे करके लिखोगे तो आपकी सीवी खुद ही रंग बिरंगी और हरी भरी हो जाएगी. आई गेस आई मेड सम पॉइंट. अच्छा, बताया भी करिए कोई अगर मतलब कोई जवाब जो है वो वाकई कारआमद हुआ है कि नहीं हुआ. Yes, that's helpful. And one last thing, and that besides these, like you said, CGP certifications and other things regarding the clinical trials, just like you have mentioned the post of project manager in the session. So for that case, if we talk about the certifications from the Coursera that are just coming very frequently, so they are providing the professional data analyst certifications as well as the project management certifications. So what do you think that these getting these certifications, which is almost which take almost I guess 7 courses, so this is helpful also? ठीक है. अब यहाँ पे ना एक छोटी सी और काउंसलिंग आ जाती है. मैं कहूंगा कि आपने अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज को बहुत मतलब ये जो फ्री मिल रहा है ना वो कर लो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 10 बजे के बाद 12 बजे तक मैंने इंस्टाग्राम यूज करना, रीलें देखनी है मिसाल के तौर पे, तो मैं क्यों ना कोई बायोस्टैट्स इज समथिंग वे डिफरेंट फ्रॉम मी. मुझे कोई फ्री कोर्स मिल रहा है मैं मुंह उठा के कर लूंगा. कोई 2-3 हजार में कोर्स मिल रहा है मैं मुंह उठा के कर लूंगा. अगर कोई ज्यादा महंगा कोर्स है और जो इतना रेलेवेंट भी नहीं लग रहा, उस पर रिसोर्स जरा सोच समझ के लगाओ. अगर कोई कोर्स आप कर रहे हो जो कि थोड़ा बहुत भी दूर दूर तक रेलेवेंट है, आपको वो कर लेना चाहिए. उसे करने में कोई हर्ज नहीं है. मतलब वो ऐड आपके टाइम में इजाफा, आपकी स्किल में इजाफा ही होगा, कुछ वहां से जाएगा नहीं आपके रिसोर्स में से. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट डायरेक्ट नहीं आती. आप पहले एक सीटीए बनते हो, सीआरए बनते हो, सीआरए लेवल 2 बनते हो, सीआरए लेवल 3 बनते हो, लीड सीआरए बनते हो, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो. प्रोजेक्ट मैनेजर एक काफी लंबी चौड़ी हायरार्की है. लेकिन एक बच्चा जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रॉम द डे वन पता है ना, एक इंटरव्यू में मैं क्यूए ऑफिसर हूं, अब मैं एक सीनियर क्यूए ऑफिसर हूं. जब आप में से जो कोई बच्चा भी अगर सिलेक्ट होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूज के लिए, तो क्यूए में इंटर्नशिप के लिए मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा. अब आप लोगों में से अगर कोई भी होता है तो डू नॉट से कि हम वहां मिले थे तो आप मुझे रिक्रूट कर लें. वो तो मैं चेक करूंगा कि मुझे किस तरह का स्किल चाहिए, वो स्किल बच्चे में है कि नहीं है. इसी तरह जब सीआरएज रिक्रूट हो रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स उनका जो है ना इंटरव्यू कर रहे होते हैं. अब जब आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, मैं अब अपना एनालिसिस समझें, इस चीज की इंपॉर्टेंस समझें कि जब आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर चलो एबीसी पढ़ी हुई है, आप उससे उसके लेवल पे बात करते हो ना, उसको कॉन्फिडेंस फील होता है कि बच्चे के पल्ले कुछ है. इस बच्चे को जब हम लेके आएंगे ना, इसको थोड़ा सा टाकी मारेंगे, बच्चे को पॉलिश करेंगे, बच्चा निखर के बाहर आएगा. दैट्स व्हाट रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर. यंग टैलेंट और जो है वो इंटरेस्टिंग हो और वो वाइब्रेंट हो और रेडी टू लर्न एंड रेडी टू परफॉर्म हो. मेरा ख्याल है आई स्टिल आंसर द क्वेश्चन. Okay. आपको कर लेना चाहिए. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
At the end, 10 बज गए। आप दोनों में से कोई है and you want to say anything, please let us know. अमीर हमजा आप भाई, मोहसिन, अच्छा अली हमजा, do we have any अली हमजा अमीर here? हमजा, मियां ज़ैब अब्दुल्ला. Mia Zaid, जी अली हमजा and Mia Zaid. I hope this session was helpful. I hope it was. I think so. थोड़ा सा लेट हो गए। नहीं है. मिस अच्छा हफ्सा कोई हफ्सा क्वेश्चन शेख, जी प्लीज हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। You talked about a GRE test, ना? So जी। I was going to ask about if we don't have a research background, but how can we means to say how can we start for a GRE test, or if we don't know anything about this, or as a Form D undergraduate student, how can we start to prepare ourselves for the GRE exam? अल्लाह आपका भला करे। एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। जब मुझे पता चला ना कि मैंने जीआरई देना है और जीआरई एक मुश्किल एग्जाम है, सबसे पहले मैंने जीआरई का चैट जीपीटी पे रिसर्च की। चैट जीपीटी खैर थोड़ा बोंगा हो गया आजकल, क्लॉड इज अ बेटर सोर्स टू गो थ्रू दैट। तो आप क्लॉड करें, चैट जीपीटी करें, आपको आइडिया हो जाता है। फिर मुझे ना कोई लाइब्रेरी नजर नहीं आ रही थी, मैंने कायदे आज़म लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन ली, वहां जाकर बैठकर एसएटी की कुछ किताबें पढ़ी जीआरई की। तो वहां पर ना मैंने ये वाली जीआरई की बुक पढ़ी। मैंने फिर इल्मी बुक डिपो गया, ये कोई 1200 की बुक आई थी, ये ऑफिशियल गाइड टू जीआरई, और ये है द प्रिंसटन रिव्यू ऑफ जीआरई पावर वोकैब, और ये एक और वोकैबुलरी की बुक थी। जो सबसे ज्यादा मुझे चीज मुश्किल लगी ना जीआरई में, वो उनकी वोकैबुलरी, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत टफ थी। आप एक काम करें, आप रैंडमली गूगल पे जाओ और इस बुक में से कोई टेस्ट खोलो, कोई टेस्ट ओपन करो, और आप उस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, जिस भी ईयर में हो, नो मैटर, आपको आइडिया हो जाएगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन क्वालिटी है पाकिस्तान में, आई एम सो सॉरी टू से, मैं उसी क्वालिटी से पढ़ा, उन्हीं को बातें कर रहा हूँ, वो इतना रोबस्ट नहीं है। अब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं एक टॉपर हूँ, 5 साल मुसलसल टॉप किया, मैं क्लास का सीआर रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या कुछ रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद इस टेस्ट को फिल करते हुए बड़ी मुश्किल हुई और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि मुनीब, यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू आर अनएबल टू फिल अ जीआरई, एक पेपर तुमसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा। शर्मिंदगी तो खैर मुझे हुई, और फिर मैं ये बुक्स ले और मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। आई डोंट गॉट टू नो कि मुझे कम से कम 4 महीने तो चाहिए इसको घोल के पीने के लिए, ताकि जब मैं कम से कम, इसकी फीस होती है 80,000 रुपए, आपकी आइल्स की आजकल फीस 70,000 रुपए चल रही है, टोफल देना उसकी 70-80,000 फीस है, जिस तरह ये कंपैरेटिव एग्जाम है ना, ये 250-300 इनकी फीस होती है डॉलर्स में, जो आपने पे करनी होती है इनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप इसका टेस्ट अटेम्प्ट करो, और इसको जब आप एक दफा देखोगे ना, आपको आइडिया होगा कि भाई ये तो साल प्रिपेयर करने वाली चीज है। वोकैबुलरी इनहांस करो, पता नहीं कौन कौन सी रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग, और मतलब काफी बेसिक है, लेकिन बेसिक नहीं है। तो जीआरई को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और मेरा ख्याल है आपने हफ्सा ये भी पूछा है कि अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, आपका जीआरई स्कोर अच्छा है, जब आप एक दफा टेस्ट को देखोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसे अच्छा टेस्ट स्कोर करूंगी। इंशाल्लाह आप अपनी स्टडी के साथ साथ आइल्स की प्रिपरेशन जारी रखो और जीआरई की प्रिपरेशन जारी रखो। जिन बच्चों का ड्रीम है स्टडी अब्रॉड, वो अपने फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले या एग्जाम्स के फौरन बाद इस कैपेसिटी में हो कि फुली कॉन्फिडेंटली जीआरई और आइल्स दोनों, आइल्स इज लैंग्वेज टेस्ट, जीआरई इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर योर एमएस और पीएचडी, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट फुली अच्छी तरह अटेम्प्ट करने की आप कैपेसिटी में हो, आपने ये कर लिया। रिसर्च बैकग्राउंड पे मेरा ख्याल है बहुत सी कंट्रीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, बहुत सी ऐसी फील्ड्स होती हैं। फार्मास्यूटिकल साइंसेज आप ना लो, आप एमएस फार्मास्यूटिकल साइंसेज ना करो, आप एमएस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल सिस्टम मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल सिस्टम मैनेजमेंट, ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मास्टर्स डिग्री है, इसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जीआरई का स्कोर अच्छा है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो रिसर्च वाला बैकग्राउंड, उसकी एक ख्वाहिश जो है वो रखो जारी, लेकिन जीआरई और आइल्स की प्रिपरेशन, आइल्स को तैयार होने में 3-4 महीने लगेंगे, जीआरई में मैं सही तौर पे कहूँ तो आप बच्चों को साल पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए जीआरई की, ताकि आपकी वोकैबुलरी इतनी वेल बिल्ड हो जाए। जी तैयब, अब साहब का हो गया? Yeah, so sorry to interrupt. I have a second question. If we don't have means if anyone can't score
good means good score in the GRE, and he or she hasn't IELTS, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपको IELTS प्रेफर भी नहीं करती, लेकिन आपका रिसर्च बैकग्राउंड है और आपका 1 या 2 आर्टिकल्स एक अच्छे जर्नल में पब्लिश भी हो चुके हैं, ठीक है। if there is a chance for the fully funded scholarship either for MPhil or PhD? 2 रूट्स हैं। अगर आपकी रिसर्च किसी बड़े अच्छे जर्नल में पब्लिश हुई है और आपका रिसर्च पोटेंशियल बहुत हाई है और उस रिसर्च की डिमांड बहुत हाई है और आपको इत्तेफाक से कोई ऐसा प्रोफेसर भी मिल गया है जो उस रिसर्च पे काम कर रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हद तक सिक्योर हो जाती है। लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ना आइल्स मांग रही है, ना वो GRE मांग रही है, और वो आपको कह रही है जी आ जाओ 80% स्कॉलरशिप पे आ जाओ, तो वो यूनिवर्सिटी होगी इकरा यूनिवर्सिटी जैसी। आई एम सो सॉरी, मैंने एमी बिला वजह नाम ले लिया है। वो होगी कोई, मतलब जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल आमिर रोड शादबाग लाहौर कंदा नाला, इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी होगी। जस्ट आई एम सो सॉरी टू डिग्रेड दैट यूनिवर्सिटी सो बैडली। एक यूनिवर्सिटी को ना आइल्स चाहिए, ना GRE चाहिए, ना रिसर्च बैकग्राउंड चाहिए, और 80% स्कॉलरशिप भी देती है। उस यूनिवर्सिटी में आने वाले बच्चों का कैलिबर आप खुद इमेजिन कर लो, और उससे निकलने वाले बच्चों का और उससे प्रोड्यूस होने वाली डिग्री का आप खुद इमेजिन कर लो। एक वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। मैंने जितनी वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी में अच्छी स्कॉलरशिप ऑप्शंस देखी हैं वो GRE के बगैर नहीं, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिनमें एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन का और वैसे एप्लीकेशन का जो है ना रिक्वायरमेंट GRE थी। तो कुछ ऐसे पोटेंशियल यूनिवर्सिटीज थी, पोटेंशियल डिग्रीज भी थी जहां मैं अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन GRE ना होने की वजह से मैं अप्लाई नहीं कर सका। तो चूंकि आपके पास वक्त है, टाइम है, आपको GRE को थोड़ा सा प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैंने अभी थोड़ा ओपनली से मैं खुद US यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठा हूँ और मुझे एडमिशन भी मिल गया है। आई हैव सिक्योर्ड माई एडमिशन विदाउट GRE एंड दैट्स फाइन, आई डिड दैट, यू कैन आल्सो डू इट। लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली और मुझे इतने बड़े बड़े बैग डॉलर्स के भर के वहाँ पे करने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो GRE शुड बी अ प्रेफरेंस वे। लेकिन देखें, बंदे ने अपना पाथ खुद बनाना है। मेरे पास GRE नहीं था, मेरे पास मतलब वो नहीं थी, स्कॉलरशिप भी नहीं मिली सर, और मेरे पास वो भी नहीं था, रिसर्च बैकग्राउंड भी नहीं था। सिर्फ आइल्स में मर के रो के 7 बैंड्स आए हुए थे। पता नहीं, मतलब आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश बट हाउ डू आई हैव 7 बैंड्स, आई डोंट नो। लेकिन उसके बावजूद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, मैंने सिक्योर कर लिया एंड आई एम इंशाल्लाह फ्लाइंग। तो यू कैन आल्सो डू दैट, लेकिन अच्छी स्कॉलरशिप के लिए गुड GRE इज इंपॉर्टेंट। जी तैयब, आई एम सो सॉरी। दैट्स लास्ट क्वेश्चन। जी तैयब जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा जो है मैं आपका शुक्रिया सबका। आप लोग इतना ऊपर घंटा हो गए, 74 बच्चे अभी तक स्टेइंग विद अस। कभी हमने किसी गूगल मीट क्लासरूम में इतना टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया एंड आई एम फीलिंग सो हम्बल एंड ऑनर्ड दैट यू पीपल आर स्टेइंग विद मी एंड इट्स द प्रूफ दैट समथिंग इज हेल्पिंग यू आउट इंशाल्लाह। और आई होप आज की सेशन के बाद बहुत से बच्चों के माइंडसेट और उनके गोल्स जो हैं वो काफी ज्यादा रीशेप और डिफाइन हुए होंगे इन अ बेटर वे इंशाल्लाह। जी तैयब। इंशाल्लाह। Munib bhai, you have been stressing on very much on GRE, like you must have attempted this test, but you know कि 60% of the universities in the United States they have exempted this test. Like GRE is not compulsory to test your research knowledge. I've just confirmed after I've been searching for these things for a very long time, but आपने जब इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया तो मैंने इस चीज को कंफर्म किया दोबारा। ठीक हो गया। तो GRE इज नॉट लाइक, मुझे जो पता चला अपनी ये रिसेंट रिसर्च से वो यही था कि GRE इज नॉट कंपल्सरी टू जज योर रिसर्च नॉलेज बिकॉज इट्स बेसिक योर स्किल्स सेट और मेंटल काइंड ऑफ टेस्ट के आपको आपकी बेसिक स्किल्स और इन चीजों की इंटरप्रिटेशन आर्टिकुलेशन के ऊपर जो है ना वो आपको जज किया जाएगा। ठीक है। तो तैयब, अभी जिस तरह हफ्सा भी पूछ रही थी, मेरा ख्याल है वो यही पॉइंट कंफर्म करना चाह रही थी कि अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो आपको फिर भी GRE इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो तैयब हैज वेरी वेल आंसर्ड योर क्वेश्चन विद एविडेंस एंड रैशनल कि रिसर्च को शो करने के लिए GRE इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेरा केस, मैं अपनी स्पेसिफिक एग्जांपल में बात कर रहा हूँ कि मेरा केस डिफरेंट था। आई डिड नॉट वांट टू गो थ्रू दैट रिसर्च रूट, तो मेरे पास रिसर्च भी नहीं थी और GRE भी नहीं था, इसलिए मेरे लिए जो थी ना ऑप्शंस थोड़ी लिमिटेड हो गई थी। लेकिन आई एम स्टिल टेलिंग यू दैट आई डिड नॉट अटेम्प्ट GRE बट आई हैव स्टिल सिक्योर्ड एडमिशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी, so that's good. So probably I'm not updated. मैंने ये सारी रिसर्च जो थी GRE वाली दिसंबर जनवरी में की थी लास्ट ईयर, तो it's been 6 months, probably things have quite changed. So you people stay updated.
Can we take a question from Zain Akhtar? Tayyib, do you have a question or you just wanted to clear this? Thank you Munib bhai. Thank I'm you, clear. thank you Okay. instead. Thank you so much for clarifying this. अब मोहसिन आप होस्ट हैं, आप जाने और जैन जाने, क्वेश्चन लेना कि नहीं लेना मैं कुछ नहीं कह सकता. Sir, please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. मुनीब भाई, जैसे कि आपने अभी बताया कि ड्यूरिंग स्टडी इंटर्नशिप जो अवेल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 9 to 5 वो रिक्वायर करते हैं, तो इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी कि हम पार्ट टाइम जॉब कर सकें ड्यूरिंग स्टडी, और इफ़ अगर हम नहीं कर सकते तो एक जो स्टडिंग जो फार्मासिस्ट है या स्टडिंग स्टूडेंट है उसको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ फाइनल प्रोफ वो इस चीज़ पर रेडी होकर वो अप्लाई कर सके कि अच्छी जॉब के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन फॉर एंडोर्सिंग ऑन दिस क्वेश्चन. इट्स गुड क्वेश्चन. अच्छा, अगर आप ड्यूरिंग डिग्री ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इज इट पॉसिबल टू ज्वाइन पार्ट टाइम? It depends if company is offering. I'm telling you, RC Trials is not in this capacity to offer right now a part-time job. देखिए ये बड़ा थोड़ा सेंसिटिव मैटर है. जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स के सेटअप में आते हो ना, तो आप एक इंटर्न हो, जैसे 3 महीने बाद शायद टिकना है, शायद चले जाना है, तो हम मैस इंटर्नशिप्स ऑफर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम आपको रिक्रूट करते हैं ना, तो आपको रिक्रूट करने के बाद हमें आपको अपने पोर्टल्स, अपनी स्टडीज, जो स्टडीज इंटरनेशनली चल रही होती हैं, अब आप लोगों को नहीं पता कि अमेरिका के कौन से क्लाइंट्स किस स्टडी पे काम कर रहे हैं. अब रैंडमली अगर इंटर्न्स को ज्वाइन करवा कर उन तक ये इंफॉर्मेशन डिस्पर्स हो जाए, सो देयर इज अ थ्रेट टू वाइड स्प्रेड दिस डिस्कशन कि फलानी कंपनी फलानी दवाई पर फलां काम कर रही है एंड फलां थिंग इज हैपनिंग ऑल अराउंड. सो ये थोड़ा ना इंफॉर्मेशन ब्रीचमेंट का एक पॉइंट आ जाता है. इसलिए हाफ टाइम वाली इंटर्नशिप और मैस इंटर्नशिप्स, इनको CROs थोड़ा अवॉइड करती हैं. फुल टाइम इंटर्नशिप हैज बीन द ऑप्शन सो फार. मैंने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की किसी भी जगह पर पार्ट टाइम इंटर्नशिप, बट दैट इज अगेन विद द CRO सेटअप किस तरह की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है. बाय द एंड ऑफ योर डिग्री, व्हाट यू शुड हैव डन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट once you land a right job, skill and certifications, these two things that you can do. Skills में I will give you again my example. हमने अभी recently, मेरी तो एग्जाम्पल 1.5 साल पुरानी होगी, मैं बाबा हो गया, मेरी छोड़ें. अभी रिसेंटली हमने 2 रिक्रूटमेंट्स की हैं अपनी कंपनी में, और पोटेंशियली हम एक्सपीरियंस पर्सन के लिए देख रहे थे, लेकिन जब बंदे को ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है ना, उनके थोड़े कंधे और कान थोड़े ऊंचे जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं हमें क्या ही आ गया है, और वो किसी सैलरी पैकेज पर नेगोशिएट करने को तैयार नहीं होते और अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशंस मनवा रहे होते हैं. वो बच्चे जिनको साल पहले शायद किसी रिटेल में जॉब भी ना मिल रही होती, वो CRO से 4 महीने सीखने के बाद जो है उनके नखरे बहुत, आई एम सॉरी टू से, नखरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं. मैंने खुद रिक्रूटर के तौर पे चीजें ऑब्जर्व की हुई हैं. तो एक्चुअली आपके पास अगर राइट स्किल है, दैट इज, आई विल रिपीट, कम्युनिकेशन एंड a set of certifications, good clinical practices, ethical considerations, ये सारा कुछ है, you can consider yourself as a good potential employee. Does that help out? मोहसिन बताएगा कि ये जवाब नहीं पाऊंगी. अगर आपको ये सवाल फिर भी थोड़ा सा स्टेगनेंट लगता है कि इसका आंसर सही नहीं किया, या कोई भी सवाल जो आपको लगता है कि रिपीट उसका आंसर सही एड्रेस नहीं हुआ, तो आप वो रिटन में भेजो. I'll inshallah get back to you with the answer of that. आप इंशाल्लाह जरा नेक्स्ट टाइम जरूर, क्योंकि अब सबने जाना है. So meanwhile, thank you so much Munib for having us, and I will make sure that the question आप तक मैं कन्वे कर दूं. You let me